बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। आज के इस लेक्चर में हम 11th क्लास मैथ एक्सरसाइज 11.3 जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। 11.3 में हमारे पास मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ गिवन फंक्शन ऑफ द टाइप, यानी कि इस टाइप के कुछ गिवन फंक्शन होंगे, उसमें क्या करना है, हमने मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें यहाँ पर बहुत कुछ जो है वो दिया हुआ है, इसका काफ़ी जो है वो कंसेप्ट जो है वो दिए हुए हैं कि आखिर ये होता क्या है और किस तरह से जो है वो इनको यानी कि सॉल्व किया जाता है। लेकिन हमारा इन सब से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब मैं ये चीज़ें ज़्यादा समझा देता हूँ तो फिर स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं, जिससे जो है वो सही समझ नहीं आती। सो जितना क्वेश्चन के हिसाब से ज़रूरी होगा सिर्फ उतनी चीज़ें हम करेंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ आपने करनी है वो सिर्फ ये करनी है कि जब भी हमने मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो तब हमारे पास जो फार्मूला होगा, चाहे वो एफ ऑफ थीटा का हो या आपके पास जी ऑफ थीटा का हो। एफ ऑफ थीटा साइन के लिए और जी ऑफ थीटा जो है ये कॉस के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है, ठीक है। चाहे साइन के लिए हो चाहे आप कॉस के लिए लें, जब आपने मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो आप कैपिटल एम यूज़ करेंगे। कैपिटल एम मैक्सिमम वैल्यू के लिए ए प्लस बी को आप जो है वो यहाँ पर ये जो लाइन है इसको आप एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। यहाँ पर एम्पलीट्यूड के लिए लिया गया है, वैसे इसका जो मकसद होता है वो उसको आप मॉड कह सकते हैं, मॉडुलस कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, डिस्टेंस कह सकते हैं, या फिर आप एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं। तो एक ही बात, इन सब का मकसद एक ही है। तो ये आप कह लें कि ए प्लस बी मॉड, ठीक है। ये आपके पास एक फार्मूला होगा मैक्सिमम वैल्यू के लिए, और मिनिमम वैल्यू के लिए आप स्मॉल एम यूज़ करेंगे। यहाँ पर होगा ए माइनस बी मॉड, ठीक है। तो ये मिनिमम वैल्यू के लिए होगा। तो ये दो फार्मूले हैं जो आपने करने हैं, इन्हीं की बेस पर जो है हमारी एक्सरसाइज तकरीबन सॉल्व हो जाएगी। बाकी अगर कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम में अगर इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस हिसाब से देख लेंगे, क्योंकि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी आगे आनी है इसी एक्सरसाइज में। तो उस हिसाब से देख लेंगे। अभी फिलहाल जो क्वेश्चन हमने करने हैं वो इससे हो जाएंगे। उसके अलावा एम्पलीट्यूड का एक फार्मूला है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ये भी आप कर लेंगे। एम्पलीट्यूड बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला, कुछ भी इसमें जो है वो मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर जो चीज़ आपको आनी चाहिए वो मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू के फार्मूले आपको आने चाहिए। बिल्कुल सिंपल है, मैक्सिमम में प्लस है और मिनिमम में माइनस है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, तो अभी जो है वो इसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा। अभी हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, और अगर किसी क्वेश्चन के हिसाब से मैं यहाँ पर किसी चीज़ को समझने की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम आ जाएंगे। अदरवाइज़ अगर हमारी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी तो फिर ऐसे ही हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये जी हमारे पास एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर है जिसका वन, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमने मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ जो फंक्शन की फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 1 है जी 3 माइनस साइन 3x। तो इसको हम लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस साइन 3x, ठीक है। यहाँ ये लिखने के बाद सबसे पहले जो आपने काम करना है वो यहाँ पर आपने लिखना है जी ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है? जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होगी फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अलावा जो कांस्टेंट वैल्यू होगी फर्स्ट प्लेस पे, वो आपके पास ए की वैल्यू होती है 3, ठीक है। और बी क्या होगा यहाँ पर? बी इज इक्वल टू जो फंक्शन होगा आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो आपके पास बी होगा। जैसे साइन के साथ स्टार्ट में क्या है? कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। तो यहाँ पर आ जाएगा -1। ये माइनस है ना, तो -1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे व्हेन साइन 3x इज इक्वल टू 1। अब ये साइन 3x इज इक्वल टू 1 मैंने क्यों लिखा, इस चीज़ को समझ लें। देखें, हमें पता है कि जो रेंज होती है साइन की, वो कितनी होती है? साइन की रेंज वो होती है हमारे पास -1 से 1 तक, एंड सेम होती है कॉस के लिए। यानी कि जब भी आप साइन को सॉल्व करते हैं तो जो आपके पास आंसर आता है वो मिनिमम से मिनिमम -1 होगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना होगा? 1 होगा। 1 से ऊपर नहीं जाता, 1 से आगे आंसर कभी नहीं जाता साइन का, और -1 से कभी पीछे नहीं आता। सेम होता है कॉस के लिए। तो हमने यहाँ पर लिखा साइन 3x इज इक्वल टू 1। तो ये 1 जो है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। साइन 3x जो है कभी भी 1 से आगे नहीं जाएगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू व्हेन साइन 3x इज इक्वल टू 1, द मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू का फार्मूला हमने किया, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी मॉड, ठीक है। ये फार्मूला हमने किया था। सो ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करें। ए की वैल्यू अभी हमने लिखी 3 प्लस मॉड बी की वैल्यू -1, ठीक है। अब मॉड का काम क्या होता है? कोई भी वैल्यू हो, प्लस हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, मॉड उसको हमेशा पॉजिटिव कर देता है। सो 3 प्लस ये नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा 1। सो 3 + 1 कितना होगा? 4। ये आ गया हमारे पास मिनिमम वैल्यू, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद आ जाते हैं जी व्हेन
साइन 3x इज इक्वल टू -1। जब ये -1 होगा तो -1 जो है ये इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू है, तो उस पर फिर हम क्या लिखेंगे, द मिनिमम वैल्यू यहाँ पर आप ये भी लिख लेंगे ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का मतलब होगा फंक्शन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्या होगी हमारे पास, स्मॉल m लिखेंगे, जो फार्मूला हमने किया इज इक्वल टू a माइनस बी मॉड। ठीक है, तो इसमें मिनिमम वैल्यू में माइनस आ जाता है। सो m इज इक्वल टू a की वैल्यू वही रहेगी 3 माइनस b की वैल्यू -1 मॉड। ठीक है, सो m इज इक्वल टू 3 माइनस ये -1 का मॉड है, मॉड का मतलब क्या है, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 - 1 कितना होगा, 2। सो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस मैक्सिमम वैल्यू इज 4 एंड मिनिमम वैल्यू इज 2। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 4, मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 2। सो ये हमारा पार्ट नंबर 1 इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस ये दो फार्मूले हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम का, वो आप लगाएंगे तो आपको जो है वैल्यू मिल जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा जो है ये इसका सॉल्यूशन है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 2, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस साइन 2x। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिलेगी जो फर्स्ट कांस्टेंट वैल्यू है 3, एंड b होगा यहाँ पर हमारे पास प्लस में 1, क्योंकि माइनस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम लिखेंगे व्हेन साइन 2x इज इक्वल टू 1। तो 1 पर क्या होता है, मैक्सिमम, ये जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब है गिवन फंक्शन। ठीक है, जो भी फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, m इज इक्वल टू a प्लस बी मॉड। सो m इज इक्वल टू a की वैल्यू 3 प्लस b 1 का मॉड आ जाएगा। सो 3 प्लस 1 का मॉड 1 ही होगा, 3 प्लस 1 4। तो ये हमारे पास आ गई मैक्सिमम वैल्यू। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे व्हेन साइन 2x इज इक्वल टू -1। इसका मतलब है कि अब साइन 2x जो है वो मिनिमम वैल्यू पर है, -1 सबसे मिनिमम वैल्यू है। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगी जी, एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू m इज इक्वल टू a माइनस बी मॉड। तो m इज इक्वल टू a की वैल्यू 3 प्लस -3 माइनस b की वैल्यू 1 और मॉड आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू 3 माइनस 1, m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। हैंस मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है जी, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू इज 4 एंड मिनिमम वैल्यू इज 2। तो ये हमारे पास आंसर है। m जो है वो मैक्सिमम 4 है, एंड जो स्मॉल m मिनिमम वो कितना है जी 2। तो ये पार्ट नंबर 2 इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3, 1/2 प्लस साइन 5x प्लस पाई। सो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 साइन प्लस साइन 5x प्लस पाई। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट कांस्टेंट टर्म 1/2, एंड b की वैल्यू साइन का कोफिशिएंट यहाँ पर +1 है तो 1 ही आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे व्हेन साइन क्या है हमारे पास, साइन 5x प्लस पाई इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी, कैपिटल M इज इक्वल टू a प्लस बी मॉड।
तो ए की वैल्यू 1/2 प्लस बी मॉड है, यानी कि 1 का मॉड आ जाएगा। तो 1/2 + 1 कितना होता है? 1/2 + 1, ये 2 × 1 2 + 1 3/2 हो जाएगा, यानी कि हाफ प्लस 1, तो ये 3/2 होगा। सो ये है हमारे पास कैपिटल एम यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद व्हेन साइन 5x + पाई है ना, साइन 5x + पाई, अगर ये आ जाए -1 के इक्वल, तो -1 का मतलब क्या है कि ये मिनिमम वैल्यू है। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे द मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x क्या होगी? m = a प्लस माइनस बी मॉड, मैक्सिमम में प्लस और मिनिमम में माइनस। m = a की वैल्यू 1/2 माइनस b की वैल्यू 1। तो 1 का मॉड क्या होगा? 1 ही होगा। 1/2 -1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? -1/2। ठीक है। सो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 3/2 एंड मिनिमम वैल्यू -1/2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस मैक्सिमम वैल्यू इज 3/2 एंड मिनिमम वैल्यू इज -1/2। सो ये हमारा पार्ट नंबर 3 इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 4, लेट f ऑफ x = 3/2 प्लस cos x - π/4। यहाँ पर a की वैल्यू 3/2 एंड b की वैल्यू क्या होगी? cos के साथ क्या है? 1 है, प्लस का तो 1 आ जाएगा। ठीक है। सो व्हेन cos x - π/4 = 1, तो ये कौन सी वैल्यू होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x m = a प्लस b मॉड। ठीक है। सो a की वैल्यू कितनी है? 3/2 प्लस b की वैल्यू कितनी है? 1। सो 3/2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 1 2 प्लस 3 5, तो ये 5/2 हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद मिनिमम की बात करते हैं। व्हेन cos x - π/4 = -1, द मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x m = कितना होगा? a - b मॉड। सो a की वैल्यू कितनी है जी? यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 3/2 -1 मॉड है। सो 3/2 -1 आ जाएगा, 2 × 1 2 3 - 2 1 आ जाएगा, m = 1/2। तो मैक्सिमम वैल्यू 5/2, मिनिमम वैल्यू 1/2। हैंस मैक्सिमम वैल्यू is 5/2 and minimum value is 1/2। सो ये है हमारे पास इसका आंसर एंड पार्ट नंबर 4 जो इस क्वेश्चन का ये भी कंप्लीट हो गया है। देन ये जी पार्ट नंबर 5, लेट f ऑफ x = 1 - 3 cos 2x। ठीक है। सो a = 1, b = यहाँ पर अब -3 होगा, क्योंकि cos का कोफिशिएंट क्या है? -3, तो फिर हम b की जगह -3 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन cos 2x = 1, the maximum value of f of x m = a प्लस b मॉड। सो a की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस b मॉड है, यानी कि -3 का मॉड आ जाएगा। सो 1
प्लस -3 का मॉड +3। मॉड का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू आपने प्लस ही लिखनी है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। सो m इज इक्वल टू 1 + 3 4 व्हेन cos 2x इज इक्वल टू -1। जब ये -1 होगा तो फिर ये मिनिमम वैल्यू होगी। द मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x m इज इक्वल टू a माइनस बी मॉड। सो a की वैल्यू कितनी है 1 माइनस b की वैल्यू -3 मॉड आ जाएगा। सो 1 माइनस -3 जो है ये +3 हो जाएगा। सो m इज इक्वल टू 1 - 3 -2। hence the maximum value is 4 and the minimum value is -2। एंड ये पार्ट नंबर 5 इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 6, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू 1 + 2 sin x + π/6। ठीक है। सो यहाँ पर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2। ठीक है, 1 और 2 आ गया। व्हेन sin x + π/6 is equal to 1, the maximum value of f of x m is equal to capital M is equal to a plus b mod। सो m इज इक्वल टू a की वैल्यू 1 + b की वैल्यू 2 और इसका मॉड आ जाएगा। ठीक है। सो 2 का मॉड कितना होगा जी 2। सो 1 + 2 कितना होता है 3। उसके बाद आ जाए जी व्हेन sin x + π/6 इज इक्वल टू -1। जब ये -1 होगा द मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x m इज इक्वल टू a माइनस बी मॉड। सो a की वैल्यू 1 माइनस b की वैल्यू 2 और इसका मॉड। सो ये 1 - 2 हो जाएगा। 1 - 2 कितना होगा -1। हेंस मैक्सिमम वैल्यू इज 3 एंड मिनिमम वैल्यू इज -1। सो ये पार्ट नंबर 6 इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 7। अब इसमें देखें ये हमारे पास आ गया डिवाइड में, हालांकि पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, तो इसमें थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस होगा मेथड। कैसे, यहाँ पर हम सबसे पहले इसको लेट करेंगे g ऑफ x। f ऑफ x के बजाय हम इसको कहेंगे g ऑफ x। 1/10 - 2 sin 3x। टू फाइंड, यहाँ पर लिख लेंगे टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू of g of x, first we find the maximum and minimum value of 10 - 2 sin 3x। मैंने यहाँ पर लिखा है कि टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स के जी ऑफ एक्स की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो है वो हम 10 - 2 sin 3x की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। सो लेट इसको फर्ज करेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू 10 - 2 sin 3x। तो ये जो है ये अब पिछले क्वेश्चन की ही तरह का एक क्वेश्चन बन गया है, तो इसको उसी तरह सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आगे इसका क्या करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे व्हेन, यहाँ पर सॉरी पहले a की वैल्यू 10, b की वैल्यू
साइन का कोफिशिएंट -2 व्हेन sin 3x is equal to 1, the maximum value ऑफ एफ ऑफ एक्स, किसकी वैल्यू होगी? एफ ऑफ एक्स की। ये जी ऑफ एक्स की नहीं है, फाइंड हमने जी ऑफ एक्स की करनी है, ठीक है। अभी फिलहाल हम एफ ऑफ एक्स की कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कैपिटल एम इज इक्वल टू ए प्लस बी मॉड, ए की वैल्यू 10 प्लस बी मॉड है यानी कि -2 का मॉड। तो -2 का मॉड ये क्या हो जाएगा? +2, 10 + 2, तो 10 + 2 कितना होता है? 12। तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 12, कैपिटल M इज इक्वल टू 12 व्हेन ये हमारे पास फंक्शन कौन सा है जी? साइन 3x है। साइन 3x इज इक्वल टू -1। जब ये -1 होगा तो फिर ये मिनिमम वैल्यू होगी, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब ये स्मॉल m होगा इज इक्वल टू a माइनस बी मॉड। तो a की वैल्यू यहाँ पर 10 है, माइनस b की वैल्यू आई थिंक -2 है। चेक कर लेते हैं, 10 एंड -2। हाँ, ये है 10 और ये -2। ठीक है जी, ये हमारे पास आगे 10 माइनस एंड -2, -2 का मॉड +2 हो जाएगा, तो ये 2 आ गया। 10 - 2 कितना हो जाएगा? 8। सो m इज इक्वल टू 8। यहाँ पर लिखेंगे हैंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स भी साथ लिखेंगे। पहले एक ही फंक्शन होता तो हम नहीं लिखते थे एफ ऑफ एक्स, अब यहाँ पर लिखेंगे हैंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज, क्या है जी मैक्सिमम वैल्यू? हमारे पास 12 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 8। अब एफ ऑफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 12 है एंड जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो है 8, बट हमें किसकी चाहिए? जी ऑफ एक्स की। अब यहाँ पर देखें ये असल में क्या है? रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल है यानी कि इसका उलट है। तो जब भी कोई वैल्यू आपके पास उलट होती है तो वो क्या होती है कि बड़ी वैल्यू जो है वो छोटी हो जाती है, छोटी जो है वो बड़ी हो जाती है। कैसे? ये देखें, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2 इज़ लेस देन 3, ठीक है, 2 जो है वो 3 से लेस है। बट अगर मैं इसको कर दूं 1/2 और इसको 1/3 कर दूं तो फिर ये उलट हो जाएगा। 2 जो है वो अब 1/2 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा 1/3 से। या इसको मज़ीद ईजी करने के लिए चले मैं यहाँ पर जो है वो 2 एंड 4 की एग्जांपल यूज़ कर लेता हूँ। 1/2 एंड 1/4। अब 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.5 और 1/4 की वैल्यू ये कितनी होगी? 0.25। ठीक है, सो ये जो 5 है इसका मतलब है कि 5 0 है। तो ये देखिए 0.5 जो वो 0.2 से क्या हो गया? ग्रेटर हो गया। बट पहले ये क्या था? लेस था। तो रेसिप्रोकल में हमेशा होता क्या है कि कोई भी वैल्यू जो बड़ी है वो छोटी हो जाती है और छोटी जो है वो बड़ी हो जाती है। हमेशा जितनी वैल्यू आपकी बड़ी होगी रेसिप्रोकल में उतनी ही छोटी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 है, जब आप इसको रेसिप्रोकल में करेंगे तब भी ये 1 रहेगा। बट अगर आपके पास 1000 है, अगर आप इसको रेसिप्रोकल में ले जाएं तो ये फिर वैल्यू कितनी जो है वो छोटी हो जाएगी? 0.001 होगा आई थिंक, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है ये फिर आपके पास कितनी जो है वो वैल्यू छोटी हो जाती है। तो यही बात मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स में ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो जब ये इसका रेसिप्रोकल में जाएगी तो फिर ये क्या हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा नाउ, यहाँ पर रेसिप्रोकल जरा लिख लेते हैं। नाउ द रेसिप्रोकल ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स is the minimum of the g of x के एफ ऑफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो जी ऑफ एक्स की क्या होगी? मिनिमम वैल्यू होगी। इसी तरह से दोबारा लिखेंगे एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
जी ऑफ एक्स। सो हैंस यहाँ पर हम लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 1/m। ठीक है, जो उसकी मिनिमम है वो इधर मैक्सिमम होगी। मिनिमम का मतलब क्या है, स्मॉल एम। स्मॉल एम हमने कहा था ना, यानी कि ये क्या आ जाएगा 1/8। सो 8 जो है वो यहाँ पर मिनिमम था, बट इसमें आके जब रेसिप्रोकल में गया तो वो क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/M, यानी कि उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो इधर आके मिनिमम हो गई है 1/12। सो आप 1/8 को देख लें और 1/12 को देख लें, तो 1/8 जो है वो ग्रेटर है 1/12 से। इसको मैं जो है वो कैलकुलेटर से प्रूव भी कर देता हूँ, अगर आपको कोई जो है वो यहाँ पर डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। 1/8 कितना, इसका आंसर है जी 0.125। ठीक है, बट हम अगर 8 की जगह 12 कर दें तो ये 0.08, तो वो 1 2 था, ये 0.8 आ गया। तो देखें फिर ये जो 1/12 है ये कितना लेस हो गया 1/8 से, तो फिर ये अब मिनिमम होगा और ये मैक्सिमम होगा, और यही जो है ये इसका आंसर है। एंड ये हमारे पास इसका जो पार्ट नंबर 7 है ये भी कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 8, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे लेट, ये पिछले क्वेश्चन की तरह इसको जी ऑफ एक्स कहेंगे, इज इक्वल टू 1/7 + 3 cos -2x। So to find maximum and minimum value of g of x, first we find the maximum and minimum value of 7 + 3 cos -2x। जो डिवाइड में वैल्यू ने सिर्फ इसकी पहले हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। सो लेट f of x इज इक्वल टू 7 + 3 cos -2x। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें मिलेगी 7 एंड b की वैल्यू हमें मिलेगी 3, जो कि cos का कोफिशिएंट है। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर लिखेंगे व्हेन f of यहाँ पर सॉरी व्हेन cos ऑफ -2x इज इक्वल टू 1, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x m इज इक्वल टू a + b मॉड। तो a की वैल्यू 7 + b मॉड है तो 3 का मॉड आ जाएगा। तो ये 7 + 3 इज इक्वल टू 10, ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद हम लिखते हैं जी व्हेन cos of -2x इज इक्वल टू -1, द मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x m इज इक्वल टू a - b मॉड। सो a 7 - b 3 इसका मॉड आ जाएगा। 7 - 3 इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास आ गई m की वैल्यू। सो हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस मैक्सिमम एंड मिनिमम, सॉरी पहले ये लिख लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर लिख लेते हैं हैंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x इज़ कितनी है जी मैक्सिमम 10 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x इज़ 4। f of x की मैक्सिमम वैल्यू 10 है एंड f of x की मिनिमम वैल्यू जो है वो कितनी है 4 है। सो फिर अब हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द मैक्सिमम एंड
the maximum value of f of x is the minimum value of g of x। ठीक है जी। Now the reciprocals of the maximum value of f of x is the minimum value of g of x, यानी कि मैक्सिमम जो है वो f of x की वो g of x की मिनिमम होगी, एंड मिनिमम वैल्यू of f of x is the maximum value of g of x। ठीक है। तो फिर अब हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/m, यानी कि उसकी जो मिनिमम है वो यहाँ पर मैक्सिमम होगी। तो मिनिमम कौन सी है जी? मिनिमम है 4, तो ये 1/4 आ जाएगा। एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/M आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/, क्या थी उसकी मैक्सिमम वैल्यू? 10 थी, तो वो 10 यहाँ पर मिनिमम में आ जाएगा। तो 1/4 मैक्सिमम एंड 1/10 जो है ये मिनिमम है। सो ये हमारा पार्ट नंबर 8 जो है कंप्लीट हो गया। इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 9 लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। लेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/5 - 3 cos 3x - 1। So to find maximum and minimum value of g of x, first we find the maximum and minimum value of 5 - 3 cos into 3x - 1। So let f of x is equal to 5 - 3 cos 3x - 1। ठीक है। यहाँ से हमें a की वैल्यू मिलेगी 5 एंड b की वैल्यू हमें मिलेगी -3। व्हेन cos 3x - 1 इज इक्वल टू 1, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x क्या होगी जी हमारे पास? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x m इज इक्वल टू a प्लस b मॉड। तो a की वैल्यू 5 प्लस b की वैल्यू -3, इसका मॉड है। सो ये 5 + 3 हो जाएगा, माइनस जो है कैंसिल हो जाएगा। 5 + 3 8, ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह से व्हेन cos 3x - 1 इज इक्वल टू -1, तो ये हमारे पास द मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x क्या होगी जी? मिनिमम वैल्यू m इज इक्वल टू a - b मॉड। तो a की वैल्यू है जी 5 माइनस b मॉड है, तो -3 का मॉड आ जाएगा। -3 का मॉड +3, और ये माइनस एज इट इज़। तो 5 - 3 2, ये हमारे पास आ गई मिनिमम वैल्यू। हैंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज 8 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज, मिनिमम वैल्यू क्या है? 2 है। तो ये जो मैक्सिमम है ये जी ऑफ एक्स की मिनिमम होगी, और ये जो मिनिमम है ये जी ऑफ एक्स की मैक्सिमम होगी रेसिप्रोकल में जाए, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास रेसिप्रोकल में है। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ द रेसिप्रोकल ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x
is the minimum value of g of x, and the minimum value of f of x is the maximum value ऑफ जी ऑफ एक्स। तो जो एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम है वो इधर मिनिमम हो जाएगी, और जो एफ ऑफ एक्स की मिनिमम है वो इधर आके मैक्सिमम हो जाएगी। हैंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर मिनिमम वैल्यू एम इज इक्वल टू 1 ओवर मिनिमम वैल्यू कितनी थी 2। इसी तरह से एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 ओवर मैक्सिमम कितनी थी 8। तो ये है जी इसका आंसर। तो 9 पार्ट्स इसके टोटल, सारे हमने सॉल्व कर लिए। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फाइंड करने तो हमने फाइंड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, द टेम्परेचर टी इन डिग्री सेल्सियस ऑफ अ सर्टेन सिटी वेराइज थ्रू आउट द डे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। यानी कि एक टेम्परेचर की इक्वेशन दी गई कि इस हिसाब से जो है वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। वेयर टी इज़ द टाइम इन आवर्स, ये टी जो है वो टाइम है घंटों के हिसाब से। विद टी इज इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग टू मिड नाइट। यानी कि अगर आप टी इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं टेम्परेचर, अगर आप टाइम जो है वो अगर आप 0 पुट करते हैं, 0 का मतलब क्या है मिड नाइट, यानी कि रात 12 बजे, जिसको 0 भी कहते हैं 0 बजे या 12 बजे, तो वो मिड नाइट होता है ना। तो फिर मिड नाइट के लिए जो है वो आप 0 पुट करेंगे इस तरह से। फिर 1 बजे के लिए 1, 2 बजे के लिए 2, 3 बजे के लिए 3, यानी कि जितना भी टाइम होगा उस हिसाब से जो है वो आप टी पुट करेंगे, तो वो आपको उसका जो है वो टेम्परेचर मिल जाएगा। ठीक है। सो ये हमारे पास सबसे पहले क्या कहता है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे। तो इस दिन जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा एंड मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम टी और टेम्परेचर ऑफ टाइम इज इक्वल टू 15 जो है इसको पहले लिख लेते हैं, प्लस में 13/2 साइन पाई/6 टी माइनस पाई/9। ठीक है, ये 15 पहले लिख लिया। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गई ए इज इक्वल टू 15 एंड बी इज इक्वल टू 13/2। तो मैक्सिमम के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, मैक्सिमम यहाँ पर मैं इस तरह से कर लेता हूँ, बाकी अब अगर आप स्टेटमेंट लिखना चाहेंगे तो वो आप लिख लेंगे, मैं बस मैक्सिमम लिख रहा हूँ। मैक्सिमम के लिए क्या होगा यहाँ पर एम इज इक्वल टू ए प्लस बी मॉड। सो ए की वैल्यू 15 प्लस 13/2 इसका मॉड है, यानी कि 15 प्लस 13/2 ही हो जाएगा ये हमारे पास। तो 15 मल्टीप्लाई 2 30, 30 प्लस 13 करेंगे तो 43 ये सॉरी 43/2 हो जाएगा। 15 मल्टीप्लाई 2 30 प्लस 13 43/2। सो 43/2 का मतलब क्या है कि ये हमारे पास आई थिंक 21.5 हो जाएगा। इसको हम चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। 43 डिवाइडेड बाय 2, सो ये हमारे पास 21.5। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास 21.5 डिग्री सेल्सियस का है, तो डिग्री लगा देंगे। ये हमारे पास मैक्सिमम टेम्परेचर है। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया मैक्सिमम का। उसके बाद हम मिनिमम की बात कर लेते हैं। मिनिमम में m इज़ इक्वल टू a माइनस बी मॉड। सो m इज़ इक्वल टू a की वैल्यू 15 माइनस b की वैल्यू 13/2 इसका मॉड आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 15 माइनस 13/2। सो 15 मल्टीप्लाई टू 30, 30 माइनस 13 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 17। सो ये 17/2, 17/2 जो है ये भी हम कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं कितना आ जाएगा। 17 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 8.5। तो मिनिमम जो है वो 8.5 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो गिर सकता है। ठीक है। सो ये जो है ये हमारे पास 21.5 से लेके 8.5 तक जो है ये हमारे पास टेम्परेचर होगा मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये मैक्सिमम वैल्यू ये मिनिमम वैल्यू पार्ट नंबर है इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर बी, फाइंड द टेम्परेचर एट टी इज इक्वल टू 9 आवर्स मीन्स के 9 AM। अब यहाँ पर अगर 9 AM के बजाय सिर्फ आपको ये दे दिया जाए 2
PM। तो फिर आप T क्या पुट करेंगे अगर इस तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको इसकी सही से समझ आ जाए। तो देखें रात 12 बजे से यानी 0 बजे से लेके 12 बजे तक टोटल कितने घंटे हो गए 12, तो 12 आ जाएगा। और इसमें प्लस आगे कितना चला गया 2, तो इसका मतलब है कि T इज इक्वल टू 14 आप पुट करेंगे 2 PM के लिए। ठीक है, 2 PM के लिए T इज इक्वल टू 14 होगा। T इज इक्वल टू डायरेक्ट 2 नहीं होगा। 9 AM है तो इसका मतलब है कि वो उन्होंने वैसे ही बता दिया T इज इक्वल टू 9 होगा। और अगर 9 PM होगा तो 12 प्लस 9 करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जो है वो इनका खास ख्याल रखना है। अब जो इक्वेशन हमें दी गई है टी ऑफ टी, ये है जी 13/2 साइन पाई बाय 6t, 13/2 साइन पाई बाय 6t, और यहाँ पर पाई बाय 9 है। आई थिंक माइनस है या प्लस है वो हम देख लेते हैं। हाँ, माइनस पाई बाय 9 और प्लस में 15, माइनस पाई बाय 9 और प्लस में है जी 15। सो टी ऑफ टाइम कितना अब हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, टाइम हम पुट कर रहे हैं 9। ठीक है, इज इक्वल टू 13/2 साइन पाई बाय 6, और यहाँ पर भी 9 आ जाएगा, माइनस पाई बाय 9 प्लस 15। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज जितना आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें कर सकते हैं। ऐसे भी 13/2 साइन 9 को 6 पे डिवाइड करें कितना आ जाएगा 3/2, यानी कि 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 9 प्लस 15। सो अब ये देखें 3 पाई बाय 2 का मतलब क्या है 270, पाई बाय 9 का मतलब क्या है 20। अब 270 माइनस 20 करें साइन 250 आ जाएगा। साइन 250 की वैल्यू आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड कर लें। अदरवाइज़ फिर आप जो है वो ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि 13/2 यहाँ पर आप जो है वो XY प्लेन बनाएंगे। फिर आप देखें यहाँ पर होता है 270 डिग्री, यहाँ पर इस लाइन के ऊपर क्या होता है कि साइन जो है वो कॉज में चेंज हो जाता है। तो साइन चेंज हो जाएगा कॉज में, साथ आ जाएगा पाई बाय 9। ठीक है, और ये प्लस में 15। अब इसका साइन देखेंगे यानी कि 270 माइनस पाई बाय 9 है, तो यानी कि माइनस होकर इस क्वाड्रेंट में आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो फिर साइन भी यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब है कि 13/2 इंटू माइनस कॉज पाई बाय 9 का मतलब है 20 डिग्री, और प्लस में आ जाएगा 15। तो इस तरह से भी जो है वो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप अब जो है वो cos 20 जो है वो फाइंड कर लें, cos 20 डिग्री। तो ये देखें जी माइनस cos 20 डिग्री का जो आंसर है वो देखें -0.9396 है। अदरवाइज़ अगर आप इसको डायरेक्ट यहाँ से करते तो ये है 270, और माइनस इसमें से करते 20 तो ये हो जाता 250। तो साइन 250 आप चेक कर लें, सेम आंसर आएगा साइन 250। तो देखें बिल्कुल सेम आंसर है, कोई भी फ़र्क नहीं है। साइन 250 से आप डायरेक्ट इसको जो है वो साइन 250 करें, इसको 270 माइनस 20 तो ये साइन 250 हो जाएगा। डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल लें, अदरवाइज इसको चेंज करके सिंप्लीफाई कर लें तो माइनस कोस 20 आ जाएगा। तो अब यहाँ से कोस 20 निकाल लें 0.93, और साथ में ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, 0.9396 है तो हम 0.94 इसको कर लेते हैं। तो ये हमारे पास -13/2 इंटू 0.94 प्लस में 15, तो 0.94 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 से एंड डिवाइड करेंगे 2 पे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी इसका आंसर 6.11। तो -6.11 प्लस 15, सो 15 में से माइनस कर देंगे 6.11, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.89। तो यहाँ पर हम 8.89 लिख लेते हैं जी। वैसे आपके पास जो आंसर होगा वो आई थिंक 8.5 या 6 के राउंड अबाउट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमने 939 था तो हमने लिख दिया था 4। अगर आप इसको ऐसे ही जो है वो अगर आप इसको फाइंड करना है, ये देखें मैं यहाँ पर लिखता हूँ cos 20। ठीक है, cos 20 की वैल्यू आएगी 0.9396, इसको ऐसे ही रहने दें। ठीक है, अब यहाँ पर इसको जो है आंसर को आप मल्टीप्लाई कर दें 13 से एंड डिवाइड कर दें 2 पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 6.108। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। सो इसको जो है वो अगर आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 15 माइनस आंसर, तो ये देखें 8.89।
सो ये 8.89 जो है ये इसका आंसर है, और इसके साथ जो है वो आप डिग्री सेंटीग्रेड भी लगा लेंगे। इसके अलावा जो है वो जो हमने यहाँ पर ये टेम्परेचर फाइंड किए थे, यहाँ पर भी आप जो है वो 7 सेंटीग्रेड लगा लें, क्योंकि हमें बताया गया है सेल्सियस कह लें या सेंटीग्रेड कह लें। सो डिग्री सेल्सियस जो है वो हमें पहले ही बताया गया था, तो फिर डिग्री सेल्सियस जो है वो इसका यूनिट भी साथ लगा लें तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सो ये जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अ मैन ऑन द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस, लाइट हाउस के ऊपर जो है वो एक बंदा खड़ा है जी, 100 मीटर ऊंचा है। इज इन लाइन विद टू शिप्स, एक ही लाइन में जो है वो दो कश्तियाँ, दो शिप्स जो है वो ऑन द सेम साइड ऑफ इट, एक ही तरफ जो है वो मौजूद हैं। हुज एंगल्स ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द मैन आर, उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है मैन से, आदमी से, 17 डिग्री एंड 19 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो है वो एक शक्ल बना लेते हैं, जिससे जो है ये हमें समझना थोड़ा सा आसान होगा। तो ये जो है ये मैंने यहाँ पर बना लिया। आप इसको एक लाइट हाउस समझ लें कि ये क्या है, एक लाइट हाउस है, और यहाँ पर एक बंदा जो है वो खड़ा है। अब दो कश्तियाँ उन्होंने कहा आ रही हैं, दो शिप्स हैं एक ही साइड पर, तो एक शिप हम इसको समझ लेते हैं और दूसरी शिप हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। एक शिप को हम नाम दे देते हैं ए का, दूसरी को हम नाम दे देते हैं बी का, और ये जो मतलब कि हमारे पास लाइट हाउस है ये सी से लेके डी तक है। इस तरह से जो है वो हम इनको नाम जो है वो दे लेते हैं। अब इन सभी पॉइंट्स को जो है वो हम आपस में मिला देंगे। जैसे यहाँ पर जो है एक पॉइंट ये, इसको मिला देते हैं हम, ये आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से इस पॉइंट को जो है वो हम यहाँ से बी के साथ मिला देते हैं, और इस पॉइंट को जो है वो हम यहाँ से ए के साथ भी मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक डॉटेड लाइन लगाएंगे ताकि हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बना सकें, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हमेशा जो है वो एक स्ट्रेट लाइन से ही ड्रॉ किया जाता है। इस तरह से जो है ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, इसी से हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास वो एंगल हमें कहा गया है 17 डिग्री एंड 19 डिग्री। तो इस तरह से प्रोटेक्टर को हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ से हम एक आइडिया लेंगे, देखें यहाँ पर 17 पहले आएगा या 19 पहले आएगा। जैसे ये 20 है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि पहले यहाँ पर 17 आएगा और फिर 19 आएगा। तो जो पहली लाइन है इस एंगल से वो पहली 17 की होगी एंड सेकंड जो है वो 19 की होगी। यानी कि 7 जो है वो थोड़ा सा लेस है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये 17 डिग्री है, और अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे तो ये 19 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो थोड़ी सी बड़ी लाइन है, ज़्यादा डिस्टेंस है ये 19 के लिए, और जो थोड़ा सा कम डिस्टेंस है वो 17 के लिए हम ले लेंगे, ठीक है। एंगल कम्बल करने ज़रूरी नहीं है, बस इस तरह से आप कर लेंगे तो ये काफ़ी होगा। अब यहाँ पर जो है ना इनको कहा जाता है अल्टरनेट एंगल, यानी कि इस लाइन का जो यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन से जो एंगल है ना वो इसकी उलट साइड पर इधर से होता है, यानी कि ये एंगल जो है ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। ये जो हमारे पास लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइन आप इसको कह लें, दो पैरेलल लाइन के ऊपर बनने वाला एंगल जो है वो सेम होता है। अब इस दो पैरेलल लाइन को मिलाने वाली एक लाइन, ठीक है, दो पैरेलल लाइन को मिलाने वाली एक लाइन का जो एंगल है वो सेम होता है, यानी कि ये एक पैरेलल लाइन और ये दूसरी, ये दो पैरेलल लाइन है एक दूसरे के, ठीक है, आमने सामने। अब जो इसको जो मिलाने वाली लाइन है उसका एंगल जो यहाँ पर बनेगा वही सेम यहाँ पर बनेगा 17 डिग्री। इसी तरह से फिर ये दो पैरेलल लाइन है और इनको मिलाने वाली ये एक लाइन है, तो इसका एंगल जितना यहाँ से बनेगा उतना ही इसका एंगल जो है वो यहाँ से बनेगा, जो कि है 19 डिग्री। तो ये चीज़ जो है ये आपको पता होनी चाहिए कि जो दो पैरेलल लाइंस होती हैं उनको मिलाने वाली लाइन का एंगल जो है वो इक्वल होता है। यहाँ पर जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, और ये जो हाइट है ये 100 मीटर है लाइट हाउस की। अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमने क्या कुछ जो है वो यहाँ पर किया है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पर ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट ए एंड बी द पोजीशन ऑफ शिप्स, यानी कि ए और बी जो है ये शिप्स की पोजीशन आ गया कि यहाँ पर जो है वो शिप्स मौजूद हैं, एंड डिस्टेंस बिटवीन, यानी कि हमें क्या कहा गया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप। तो जो डिस्टेंस फाइंड करने का कहा गया उसका भी तो हमने यहाँ पर जिक्र करना है ना। सो डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स क्या होगा जी, डिस्टेंस ये हमारे पास मेजरमेंट लाइन होगी ए एंड बी, या आप कह लें इसको, चलें इसको नाम दे देते हैं हम एक्स का,
या आप इसको आप एक्स कह लें, ठीक है। मेजरमेंट लाइन ए बी कह लें कि ये दो शिप्स का जो है वो डिस्टेंस है, या आप इसको एक्स कह लें कि एक्स जो है वो डिस्टेंस है यहाँ से ए से लेके बी तक, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, या आप इसको एक्स कह लेंगे या आप इसको जो है मेजरमेंट लाइन ए बी कह लेंगे। ये हमने जो है ये मालूम भी करना है और ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर आपको जो है वो, वैसे तो हमने यहाँ पर जो है वो एंगल हमने खुद ही बना लिए हैं, यानी कि इक्वल कर लिए हैं, लेकिन हमें ये प्रूफ भी तो करना है ना, साथ में बताना भी है। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि हमने कौन सा रूल इस्तेमाल किया है ट्रिग्नोमेट्री का, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अल्टरनेट एंगल के मुताबिक यहाँ पर हम देखेंगे मेजरमेंट एंगल, यहाँ से देखें, इसको जो है वो आप ऐसा करें, इसको भी एक नाम दे लें, क्योंकि एंगल के लिए फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इस पॉइंट को भी एक हम नाम दे देते हैं ई का, यानी कि ए बी सी डी एंड ई, इस तरह से हो जाएगा। सो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इस वाले एंगल की बात करें, तो यहाँ से अगर देखें ना, बी डी ई, यानी कि ये जो एंगल है बी डी ई, एंगल बी डी ई, ये बराबर है, किसके बराबर है, ये देखें। हमने कहा कि ये जो एंगल बी डी ई है जहाँ पर 19 डिग्री है, ये बराबर है, यहाँ पर आप इसको कहेंगे सी बी डी के, यानी कि जिसके ऊपर एंगल है ना वो आपने सेंटर में रखना है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सी से बी एंड डी, और एंगल कहाँ पर है, डी के बी के ऊपर। जो इसके बाजू होंगे ना वो आप पहले और आखिर में लिखेंगे, और जहाँ पर एंगल बनेगा वो सेंटर वाली जो है वो सेंटर पर होगी। इसका मतलब है सी बी डी जो एंगल है इसके बराबर है, एंगल सी बी डी के। यहाँ पर देखेंगे बी डी ई जो है ये बराबर है सी बी डी के। इसी तरह से ए डी ई एंगल जो है ये बराबर होगा एंड एंगल ए डी ई, ये भी बराबर होगा किसके, सेम उसी तरह से आ जाए सी ए डी पर, यानी कि पहले सी बी डी आया था, अब सी ए डी आ जाएगा। तो ये बराबर है एंगल सी ए डी के, क्योंकि ये हम अपनी तरफ से तो नहीं लिख सकते ना, तो उसका जो है वो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि ये भी ये किसके बराबर है। अब हम यहाँ पर जो है हमारे पास देखें, यहाँ पर दो ट्राइंगल है, कौन कौन सी है जी, एक तो हमारे पास सी बी डी है, एक हमारे पास सी ए डी है, दो ट्राइंगल है। तो अब हम यहाँ पर जो है वो सबसे पहले यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं जी, यहाँ से शुरू कर लें, यहाँ से तो फिर वो एंगल वाली बात आ जाएगी ना, फिर कंफ्यूज होंगे। तो आप जो है वो ट्राइंगल के लिए जो है वो हम थोड़े से वर्ड्स चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पर ट्राइंगल को कह देते हैं कि हमारे पास बी डी सी है, क्योंकि यहाँ पर आ जाएंगे तो फिर ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर 19 डिग्री का एंगल है, तो एंगल की बात आ जाएगी। हमने ट्राइंगल की बात करनी है, यहाँ पर कोई एंगल नहीं है, तो फिर हम इसको सेंटर में रख लेते हैं बी डी सी। सो इन ट्राइंगल बी डी सी, सो अगर हम ट्राइंगल बी डी सी की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे पास होगा tan अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है यहाँ पर हमारे पास 19 डिग्री, इसमें एंगल कितना है 19 डिग्री है, ये देख लें, ठीक है। हमने ट्राइंगल कौन सी ली, बी डी सी, हमने एक ट्राइंगल यहाँ से उठा ली। इस ट्राइंगल को चले मैं यहाँ पर अलग से ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि जो है वो आपको अगर कोई परेशानी है तो वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, ये मैंने एक ट्राइंगल जो है वहाँ से निकाल ली, यहाँ पर 19 डिग्री है, ये डी है, यहाँ पर बी है एंड यहाँ पर सी है। ये हमने एक ट्राइंगल निकाल ली जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, और ये क्या है 100 मीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ लाइन डी सी जो है वो हमारे पास मौजूद है 100 मीटर, एंड एंगल जो है 10 19 जो है ये हमारे पास मौजूद है। ये आप इसको सिर्फ एंगल कह लें, थीटा हमारे पास चलें कह लें कि अभी थीटा जो है वो हमारे पास मौजूद है 19 डिग्री। ये दो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी है, जो कि अभी हम नहीं निकाल सकते। हम यहाँ पर किस लिए इसको हम लेके आए, ताकि हम यहाँ पर बी सी की वैल्यू निकाल सकें, बी सी की वैल्यू के लिए। तो आपने जो है वो किया होगा tan थीटा जो है ये इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसके अलावा जो है वो आपको पता है कि साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है एंड कोस थीटा किसके इक्वल होता है, वो भी मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। चलें, अगर आपने नहीं किया हुआ तो साइन थीटा जो है वो इक्वल होता है यहाँ पर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटीनियस, एंड जो कॉस थीटा है ये इक्वल होता है बेस ओवर
हाइपोटेनियस। ठीक है, ये भी 2 फार्मूले होते हैं, ये 3 फार्मूले होते हैं। साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कॉज बेस ओवर हाइपोटेनियस एंड टेन परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये मैंने टेन का फार्मूला लिखा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर 19 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 100 मीटर ओवर बेस कितना है जी बी सी ही है, मेजरमेंट लाइन बी सी है, ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये मेजरमेंट लाइन बी सी को हम इधर ले आते हैं। टेन 19 डिग्री जो है ये हमें कैलकुलेटर से मिल जाएगा। टेन 19 डिग्री, सो ये किसके इक्वल है 0.34 के। अभी हम इसको जो है वो ऐसे ही लिख लेते हैं क्योंकि पॉइंट्स में है ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ टेन 19 डिग्री। सो इसको जो है वो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, 100 डिवाइडेड बाय टेन 19 डिग्री। ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट मैं इस कैलकुलेटर के ऊपर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो हमें आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा, 29.04 आ जाएगा। मेजरमेंट लाइन बी सी जो है ये हमारे पास आ गई है, कितनी आ गई जी हमारे पास 29.04, और इसका यूनिट क्या होगा मीटर। तो इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है ये अभी हमने फाइंड कर लिया है 29.04। ठीक है, अब हम एक और जो यहाँ से ट्राइंगल है वो लेंगे ए डी सी। ट्राइंगल मैं यहाँ से उठा रहा हूँ ए डी सी। ठीक है, यहाँ पर इसका एंगल कितना है 17 डिग्री, और ये है जी 100 मीटर। ये तो 17 डिग्री आ गया यहाँ से, बट इसकी जो बेस है वो कितनी है, यहाँ पर जो इसकी बेस है ना वो है x प्लस 29.04, क्योंकि ये x भी है और 29.04 है, तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे x प्लस 29.04। अगेन वही फार्मूला, यहाँ पर हम थीटा हमारे पास मौजूद है 17 डिग्री, एंड जो हमारे पास इसके आप कह लें मेजरमेंट लाइन डी सी जो है वो हमारे पास मौजूद है, इसका जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास मौजूद है 100 मीटर, एंड इसकी जो मेजरमेंट लाइन ए सी है जो इसकी बेस है वो भी हमारे पास मौजूद है x प्लस 29.04। ठीक है, सो अब फिर हम यहाँ पर लिखते हैं जी वी नो दैट टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू हमारे पास 17 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 100 ओवर बेस कितनी है इसकी x प्लस 29.04। ठीक है, सो ये इधर आ जाएगा x प्लस 29.04 इज इक्वल टू 100 ओवर टेन 17 डिग्री। सो टेन 17 डिग्री जो है ये हम फाइंड करेंगे। ये हमारे पास ये सॉरी पिछले क्वेश्चन में 10 19 था, 100 ओवर, ये मैंने 10 ओवर किया हुआ है, सॉरी यहाँ पर इसको 100 ओवर करना है। इसको 100 ये 290.42 आएगा। ठीक है, ये 290.42 होगा, ये बाय मिस्टेक यहाँ पर लिख लिया। सो इसको आप 290.42 करेंगे, 290.42, एंड यहाँ पर भी 290.42। ठीक है, और यहाँ पर भी जो है वो 290.42 है, ये मिस्टेक होगी। अब यहाँ पर जो है इसको भी 17 डिग्री यहाँ पर हम लेंगे 17, तो ये कितना आ जाएगा 327.085, और ये है जी 290.42। ठीक है, ये सारी जगह जो है मिस्टेक होगी। अब यहाँ पर x प्लस 290.42 इज इक्वल टू, इसका आंसर अभी हमने फाइंड किया 327, और पॉइंट आ जाएगा 08। x इज इक्वल टू 327.08, और इसमें से ये माइनस करेंगे 290.42। x इज इक्वल टू 327.08 और माइनस करेंगे 290.42, सो ये आ जाएगा 36.66, और इसका यूनिट क्या है मीटर। सो पॉइंट में जो है वो थोड़ा बहुत आंसर आ सकता है, उसको कोई इशू नहीं है। यहाँ पर जो है ये हमारा आंसर आ गया है, यही हमें फाइंड करने का कहा गया था। एक बार फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूँ। देखें यहाँ पर ये तो जो है वो आपने यहाँ पर बना ली, ठीक है, इसकी जो डायग्राम है।
अब यहाँ पर हमने इसको कहा था कि ये शिप ए है, ये शिप बी है, ठीक है। बी से सी जो है ये हमने पहले डिस्टेंस फाइंड कर लिया इस ट्राइंगल को यूज़ करके। फिर हमने ये पूरी ट्राइंगल यूज़ की, जहाँ पर हमारे पास बेस थी x + 290.42 और हाइपोटेन्यूस था जी इसका 100 मीटर एंड इसका एंगल था 17 डिग्री। अगेन हमने इस फार्मूले में इसको पुट किया, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 36.66 मीटर। तो 36.66 मीटर जो है ये हमारे पास डिस्टेंस है जी, जो दो शिप्स जो हैं उस लाइट टावर के करीब, तो उनमें जो डिस्टेंस है वो आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स इन लाइन विद आर ट्री। एक ट्री के साथ जो है वो 2 पॉइंट है पी एंड क्यू, एक ही लाइन में, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एक ट्री है, ये लें जी ये ट्री आ गया, और इसके साथ एक ही लाइन में 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसका नाम पी दिया और उसने इसका नाम दिया क्यू, ठीक है। ये हमने यहाँ तक कर लिया। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू बी 30 मीटर, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। यहाँ तक इसको हम मिला देते हैं, चलें एक ही बार। इनके ये जो डिस्टेंस है ये 30 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये कितना है 30 मीटर है पी एंड क्यू के दरमियान। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ऊपर की तरफ एंगल। पिछले क्वेश्चन में क्या था, डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है नीचे की तरफ एंगल, और एलिवेशन का मतलब क्या होता है ऊपर की तरफ एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री एट पी एंड क्यू। तो यहाँ पर जो है ये ट्री के टॉप तक वो कह रहा है कि एंगल है जी पी और क्यू के ऊपर, यानी कि ये पी है और ये क्यू है, इसका जो एंगल है वो क्या है 12 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। यानी कि पहले पी है तो पी का आ जाएगा 12 डिग्री, देन 15 क्यू है तो क्यू का कितना आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ें अभी तक हमें कही गई थी। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ये जो ट्री की हाइट है एक्स, इसको हम कह देते हैं, ये हमने फाइंड करनी। पी क्यू इसको हम आर का नाम दे देते हैं, इसको हम एस का नाम दे देते हैं, सिंपल, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। तो ये जो एक्स है ये हमने फाइंड करना है। तो अब जो है वो हमारे पास यहाँ पर ये जो है हमारे पास डायग्राम आ गई है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी करने के लिए, इसको भी हम वाई का नाम देते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये वाई है, ठीक है। सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर इसी ट्राइंगल को यूज़ कर लेते हैं, इन ट्राइंगल कौन से जी, क्यू एस आर इसको कह दें, क्यू एस आर। क्यू एस आर को जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं, और इसमें जो है ये हमारे पास सबसे पहले ये तो एंगल है 90 डिग्री का, ठीक है। थीटा जो है ये हमारे पास मौजूद है 15 डिग्री, और इसके अलावा जो है हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो मौजूद है। परपेंडिकुलर कितना है जी इसका एक्स, एंड बेस इसकी कितनी है वाई है, ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास इस ट्राइंगल की मौजूद हैं। कौन सी ट्राइंगल है जी, क्यू एस आर, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो tan थीटा की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है x ओवर बेस कितना है y। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर हम y डिवाइड है, इधर ला के इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, y tan 15 डिग्री इज इक्वल टू x। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है जी, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। बस इसको यहाँ तक स्टॉप करेंगे। अब दूसरी ट्राइंगल यूज़ करते हैं, इन ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है, ये हमारे पास पी एस आर, ट्राइंगल पी एस आर। इसमें क्या कुछ है, हमारे पास थीटा है 12 डिग्री, एंड हमारे पास इसमें जो है वो परपेंडिकुलर सेम रहेगा x, ठीक है। एंड बेस जो है वो थोड़ी सी इसमें चेंज होगी, बेस क्या है इसमें y थी, इसमें y + 30 होगी, क्योंकि 30 डिग्री भी और y भी पूरी ये आ जाएगी इसकी बेस। तो 30 + y 30 मीटर सॉरी, तो 30 + y ये आ गई इसकी बेस। वी नो दैट tan थीटा जो है ये किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। सो tan थीटा की वैल्यू 12 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है x ओवर बेस कितनी है 30 + y। x की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है y tan 15, तो ये यहाँ पर पुट कर दें। सो tan 12 डिग्री इज इक्वल टू y tan 15 डिग्री ओवर 30 + y। तो हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, असल में जो वैल्यू हमने फाइंड करनी थी वो हमारे पास थी x की।
तो यहाँ पर कहीं देखें तो अब हमारे पास x मौजूद नहीं है, ठीक है, क्योंकि x की तो वैल्यू हमने पुट कर दी। एक ही क्वेश्चन में x और y अगर दोनों चीज़ें हैं तो हम कुछ फाइंड नहीं कर सकते। तो x की वैल्यू चूँकि हमारे पास मौजूद थी वो हमने पुट कर दी है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई, ये हमारे पास अब सारा y में आ गया है। इसको जो है वो हम मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं जी। ये 30 + y जो है इसको इधर ले आते हैं, 10 12 को इधर ले आते हैं। तो ये हमारे पास 30 + y = y tan 15 डिग्री ओवर tan 12 डिग्री। सो tan 15 ओवर tan 12 जो है ये हम कैलकुलेटर की मदद से इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर tan 15 ओवर tan 12, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1.26, ठीक है। तो ये हमारे पास 30 + y = y इंटू 1.26। सो 30 = y इंटू 1.26 माइनस वाई। तो यहाँ से जो है वो आप y को कॉमन ले लें, अदरवाइज़ आप ऐसे ही माइनस कर दें। 1.26 में से -1 कर देंगे तो ये कितना रह जाएगा, 30 = 0.26 y रह जाएगा। 0.26 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 30 / 0.26 = y। y 30 को डिवाइड करें 0.26 पे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी 115.38, 115.38, और इसका यूनिट जो है वो मीटर है। तो अब ये जो वैल्यू है ना ये भी हमारे पास आ गई है y की, 115.38 मीटर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, क्योंकि हमें तो x चाहिए, हमें तो हाइट चाहिए थी। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और इसको यूज़ करें फ्रॉम इक्वेशन 1। ये हमारे पास y = tan 15 डिग्री y इंटू यानी मल्टीप्लाई tan 15 डिग्री = x, y इंटू tan 15 है, सॉरी, ठीक है। ये इस तरह से आ जाएगा। अब y की वैल्यू 115.38 मल्टीप्लाई tan 15 डिग्री जो है ये फिर हमें कैलकुलेटर से फाइंड करना होगा। tan 15, तो ये कितना आ जाएगा, 0.2679 है, 0.27 कर दें बस, यहीं पर इसको 0.27 कर दें = x। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 115.38 मल्टीप्लाई 0.27, तो ये हमारे पास 31.15 आई थिंक ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो गई है। इसको जो है वो हमें यहाँ पर ये नहीं लिखना चाहिए था। एक मिनट, एक सेकेंड, tan 15, ये हमारे पास आया था ना 0.26794 है, तो 0.2679 तक इसको कर लें, 2679, ये 4 वैल्यूज़, पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ कॉस साइन में आनी चाहिए। अब इसका आंसर जो है वो तकरीबन सेम आ जाएगा, 115.38 मल्टीप्लाई 0.2679, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब जो है वो तकरीबन आंसर मिल जाएगा 30.91। हाँ, तो ये तकरीबन जो है ये 30.91 तकरीबन जो है वो सेम आ गया। x = 30.91, आई थिंक बुक में 92 है शायद, इसी तरह से है, तो ये 91 है। तो इतना एक डिफरेंस जो है वो चलता है इसमें, पॉइंट्स में ज़्यादा कुछ जो है फ़र्क नहीं पड़ता। पहले तो 31 पर चला गया था तो वो ज़्यादा आगे चला गया था, क्योंकि हमने वैल्यू थी सिर्फ 2 ली थी। तो आप 3 या 4 वैल्यू ले लें, जितनी वैल्यू आप ज़्यादा लेते जाएंगे उतना जो है आंसर आपका एक्यूरेट होगा। अगर इससे भी अगली आप वैल्यू लेते, जैसे कि 9 के बाद 4 था, तो फिर शायद आपका 92 ही हो जाएगा। तो अगर आप 5 वैल्यूज़ लेंगे तो फिर भी आपका जो है आंसर 92 तक चला जाएगा। तो ये जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। एक्स जो है वो हमारे पास 30.91 है, इसका मतलब है कि 30.91 मीटर जो है ये हाइट है इसके ट्री की, जो हमें क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया था फाइंड करने का। सो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, अ जाइंट फेरिस व्हील हैज़ अ डायमीटर ऑफ 60 फीट। जाइंट फेरिस क्या होता है, आपने जो है वो कभी झूले देखे होंगे, वो जो एक घूमने वाला झूला होता है ना, बड़ा सारा एक मतलब के पहिए की तरह होता है, बड़ा सारा, जिसमें जो है वो मतलब के सीटें वगैरह लगी होती हैं, बॉक्स बने होते हैं अलग अलग। तो वो जो है वो इस तरह से ऊपर से चक्कर काट गया था। यहाँ पर आई थिंक बुक में भी होगा, एक मिनट मैं आपको यहाँ, हाँ ये रहा, ये देखें जी, ये होता है जाइंट फेरिस। ये जो झूला है इसको जाइंट फेरिस कहा जाता है। तो इसका जो व्हील है ना ये बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो इसी व्हील के ऊपर जो है, इसी जाइंट फेरिस के ऊपर यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। तो जाइंट फेरिस
आपको पता चल गया, हैज़ अ डायमीटर ऑफ 60 फीट, यानी कि उसका जो टोटल डायमीटर है, यानी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जो उसका डिस्टेंस है वो कितना 60 फीट है। द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द व्हील इज लोकेटेड 6 फीट अबव द ग्राउंड। वो जो मतलब कि व्हील है, वो उसका जो नीचे वाला हिस्सा है, यानी नीचे वाला जो पॉइंट है ना, वो 6 फीट जो है वो ज़मीन से ऊंचा है, ग्राउंड से ऊंचा है, यानी कि 6 फीट जो है वो ज़मीन से ऊंचा करके फिर वहाँ पर आगे लगाया गया है, जो कि 60 फीट का टोटल उसका डायमीटर है। ठीक है। द व्हील कंप्लीट्स वन फुल एवलेशन एवरी 80 सेकंड, यानी कि 80 सेकंड के बाद, 1 मिनट और 20 सेकंड के बाद जो है वो अपना एक चक्कर, एक साइकिल जो है वो पूरा कर लेता है। ठीक है, तो यानी कि अगर एक बार यहाँ से शुरू हुआ ना, तो 80 सेकंड के बाद घूम के वापस, यहाँ से शुरू हुआ 80 सेकंड बाद घूम के यहाँ पर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसका पार्ट नंबर ए क्या है, क्या हमने फाइंड करना है, मॉडल एन इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द हाइट। हमने एक इक्वेशन बनानी है जो उसकी हाइट को एच ऑफ टी को रिप्रेजेंट करे, ऑफ अ राइडर ऑन द फेरिस व्हील एट एनी गिवन टाइम, यानी कि कोई भी आप गिवन टाइम टी आप उसमें पुट कर दें, यानी कि 20 सेकंड बाद जो है वो कहाँ पर होगा, 30 सेकंड बाद कहाँ पर होगा, कितनी हाइट पर होगा, 60 सेकंड बाद कितनी हाइट पर होगा। ये जो है, ये हमने जो है वो इस तरह से एक इक्वेशन बनानी है। तो कोई भी अगर आपने इस तरह की इक्वेशन बनानी है, तो उसके लिए जो है इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो आपको आनी चाहिए। वो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ। इसको कहा जाता है एच ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस बी कॉज ऑफ सी टी, और प्लस में होता है जी ए। ये जो इक्वेशन है ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाती है। ये आपने याद करनी है, हमने पीछे जो है वो इसके ज़्यादा डिटेल पढ़ी नहीं है, तो वरना वहाँ पर हम इस इक्वेशन को कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं ये चीज़ें आपको समझा देता हूँ कि ये किस किस के लिए होती हैं। तो बेसिकली सी जो है ये बेसिकली पीरियड में से निकलता है। पीरियड में से हम सी की वैल्यू जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। पीरियड जो है वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वी नो दैट जो पीरियड होता है इसका वो होता है 2 पाई ओवर सी। तो ये दो चीज़ें जो है ये आपने याद करनी है। एक तो आपको पीरियड आना चाहिए 2 पाई ओवर सी, जहाँ से जो है वो हम सी की वैल्यू जो है वो इजीली फाइंड कर सकेंगे, क्योंकि पीरियड यहाँ पर हमें 80 सेकंड दे दिया गया है ना, तो हम सी जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सी जो है वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। और बी बेसिकली क्या होता है, बी को आप जो वो रेडियस भी कह सकते हैं, यानी कि कोई भी अगर आपके पास व्हील है उसके सेंटर पॉइंट से किसी एक पॉइंट तक का फासला, जिसको हम नॉर्मल जो है वो हम इसको रेडियस भी कहते हैं। और यहाँ पर जो ए है वो बेसिकली ज़मीन से, ग्राउंड से सेंटर पॉइंट तक का फासला, यानी कि ग्राउंड से ज़मीन से लेके सेंटर पॉइंट तक का फासला जो है, डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाता है, यहाँ पर ए कहलाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर हम बात करें, गिवन पीरियड जो है वो हमें दिया गया है, पीरियड कितना है जी 80, ठीक है, सेकेंड। सो पीरियड का फार्मूला क्या है, 2 पाई ओवर सी इज इक्वल टू 80। 80 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 पाई ओवर 80 हो जाएगा, और सी जो है ये इधर चला जाएगा, तो सी इज इक्वल टू पाई ओवर 40। तो सी की वैल्यू तो जो है ये तो हमारे पास आ गई। उसके बाद क्या चीज़ हमने फाइंड करनी है, बी। बी फाइंड करना है, तो वी नो दैट रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर, सॉरी आई मेरे ख्याल में पहले आएगा, डायामीटर, इस तरह से ये स्पेलिंग होगा, डायामीटर ओवर 2। रेडियस जो है वो डायामीटर को 2 पर डिवाइड करने से आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है फॉर एग्जांपल, ये है जी इसका सेंटर, ठीक है, सेंटर से यहाँ तक का फासला जो है ये रेडियस है, और किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का फासला जो है ये क्या होता है, डायामीटर होता है। तो जब आप डायामीटर को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो वो यहाँ तक आ जाएगा। तो ये जो है ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस, तो इसको रेडियस कहा जाता है। तो रेडियस जो है वो किसके इक्वल होता है, डायमीटर ओवर 2 के। तो फिर इस हिसाब से जो है बी, मैंने आपको कहा कि ये इसका क्या होगा, रेडियस ही होता है, बी असल में रेडियस होता है। तो बी इज इक्वल टू, बी का मतलब होता है सेंटर पॉइंट से किसी एक कॉर्नर पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो उसको हम रेडियस ही कहते हैं। तो बी इज इक्वल टू डायमीटर, इसका टोटल कितना है, यानी टोटल इसका जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 60 है, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बी आ जाएगा। इसके मिड पॉइंट से, सेंटर वाले पॉइंट से किसी एक तक का डिस्टेंस वो कितना आ जाएगा, 30 फीट। ठीक है, बी की वैल्यू आ गई। उसके बाद ए, ए का मैंने आपको बताया कि क्या होता है, ए ग्राउंड से सेंटर पॉइंट तक का फासला, ठीक है। तो ए क्या होगा, ग्राउंड से सेंटर पॉइंट तक, ग्राउंड से जो फर्स्ट पॉइंट है वो कितना है, 6 फीट, और प्लस में क्या है कि जो हमारे पास इसका जो रेडियस है वो कितना आ गया, 30 फीट। यानी कि अगर ये हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं ये बनाऊँ कि ये हमारे पास है जी एक ये जायंट फेरस, ठीक है, और ये है नीचे ग्राउंड,
यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास r, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है हमारे पास 6, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये है a। ग्राउंड से सेंटर पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो a होता है। तो ये 6 और ये r यानी कि 30, इन दोनों का जब सम करेंगे तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम कहेंगे 36 फीट। तो सारी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, इन सभी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर दें। एच ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 30 कॉज ऑफ सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर हमने सी की वैल्यू ये π/40, इसके साथ टी आ जाएगा और प्लस में ए कितना है 36। तो ये है इसका आंसर। ये इक्वेशन हमें फाइंड करने का कहा गया था, एच ऑफ टी माइनस 30 कॉस π/40 टी प्लस 36। तो जितने भी सेकंड गुजरते जाएंगे आप वो सेकंड जो वो आप इसमें टाइम पुट करते जाएं, इस टी में वो सेकंड्स आप पुट करते जाएंगे। यानी कि अगर कहते हैं 2 सेकंड बाद तो 2 आप पुट करें, जो आंसर आएगा तो इसका मतलब है कि वो जो मतलब कि कोई बंदा अगर बैठा है उसमें तो वो जो है वो अब क्या है कि 2 सेकंड बाद जो है वो ग्राउंड से इतना ऊपर है। और अब अगर आप 0 पुट करेंगे तो आप 0 पुट करके देख लें, फिर आपके पास क्या आएगा यहाँ पर 6 मतलब कि आना चाहिए ना, क्योंकि जब वो बिल्कुल नीचे होगा, जब इस पॉइंट पर है तो फिर कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो 0 पुट करेंगे तो cos 0 1, तो -30 × 1 -30 + 36 तो 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो 6 फीट जो है वो ऊपर होगा 0 सेकंड बाद। 1 सेकंड बाद कितना होगा, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, वो जो है वो आप इसमें वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो ये आपके पास जो है आंसर उससे आता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया है। जी हमारे पास इसका पार्ट नंबर बी, फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द राइडर। यानी कि वो जो राइडर है वो जो इस झूले के ऊपर जो झूले ले रहा है उसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो कितनी होगी। ठीक है, ज़मीन से ग्राउंड से उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो हाइट का जो मैक्सिमम यानी कि डिस्टेंस का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हम उसका फार्मूला ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मैक्सिमम हाइट ऑफ अ राइडर क्या होता है, ये हमारे पास कैपिटल M इज इक्वल टू ए प्लस बी मॉड। तो ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, यहाँ पर देखेंगे जी, ये ए की वैल्यू है 36 एंड बी की वैल्यू है 30। ठीक है, तो ए एंड बी की वैल्यूज जो है वो हम यहाँ पर पुट करते हैं जी, 36 प्लस बी की वैल्यू 30, और ये आ गया जी इसका। तो 36 + 30 कितना होगा, ये हो जाएगा 66 फीट। यानी कि जो उसकी मैक्सिमम हाइट है वो 66 फीट है। और वैसे भी ये हमें पता था क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि उसका जो डायमीटर है वो 60 है और ज़मीन से कितना ऊंचा लगाया गया है 6 फीट। यानी कि ये अर्थ ग्राउंड है ना, यहाँ से ये 6 फीट ऊंचा लगाया गया है और जो इसका टोटल डायमीटर है वो 60 है। तो अगर बंदा जो है जो राइडर है झूले लेने वाला अगर यहाँ तक पहुँचेगा मैक्सिमम हाइट तक, तो 60 फीट ये है और 6 फीट जो वो पहले ही ज़मीन से ऊपर है, तो वो 66 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो हमने फार्मूले की मदद से निकाल दिया 66 फीट। तो ये पार्ट नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का ये भी कंप्लीट हो गया है। नहीं जी, पार्ट नंबर सी लास्ट पार्ट है, फाइंड द हाइट ऑफ द राइडर फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर 35 सेकंड के 35 सेकंड बाद उसकी कितनी हाइट होगी। तो उसकी इक्वेशन हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। वी नो दैट एच ऑफ टी इज इक्वल टू -30, पार्ट ए में हमने फाइंड की थी, कॉज π/40 टी प्लस 30। ठीक है, ये इक्वेशन थी। अब यहाँ पर क्या है जी, टाइम कितना है, आफ्टर 35 सेकेंड पुट टी इज इक्वल टू 35 टाइम, जब 35 पुट कर दें, एच ऑफ 35 सेकेंड के बाद हाइट कितनी होगी -30 कॉज π/40 डॉट 35 प्लस 36। सो -30 कॉज 35 को 40 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 7π/8 प्लस 36। सो -30 कॉज पाई की वैल्यू कितनी होती है 180। तो 7 × 180 डिवाइडेड बाय 8, 7 × 180 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ जाएगा 157.5 डिग्री, 157.5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, इसको आप करें 180 डिवाइडेड बाय कितना है जी 40,
और मल्टीप्लाई 35 डायरेक्ट करें और ये आ जाएगा 157.5 डिग्री, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुका हूँ। सो कॉज हमने फाइंड करना है जी 157.5, ठीक है। ये कॉज फाइंड करना है हमने, कितना आ गया जी -0.99238, जिस तरह से भी है, ठीक है। अब इसी को यहीं से मल्टीप्लाई कर दें 30 से, मल्टीप्लाई -30, सॉरी -30 से इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 27.71, ये प्लस में 36, तो इसको लिखेंगे 27.716 है, चलें इसको 72 कर दे, 27.72 और प्लस में 36, तो इसी में ही जो है यहीं पर हम प्लस 36 कर देते हैं जी। तो ये हमारे पास 63.716 है, तो 63.72 कर देंगे इसको हम 63.72 फीट, यानी कि ये जो है ना राइडर जो है, जो ऊपर जो सवार बैठा है, वो 35 सेकंड के बाद जो है ग्राउंड से 63.72 फीट ऊपर चला जाएगा, यानी कि 6 फीट तो वो पहले ही ऊपर चला गया, उसके अलावा जो है मतलब कि 57.72 फीट जो है वो मज़ीद ऊपर चला जाएगा 35 सेकंड में। या आप डायरेक्ट फार्मूला से ये बता दें ग्राउंड से जो है वो 63.72 फीट जो है वो ऊपर चला गया आफ्टर 35 सेकंड। सो ये पार्ट नंबर सी इसका कंप्लीट हुआ। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, अ चाइल्ड इज प्लेइंग ऑन अ स्विंग इन अ प्लेग्राउंड, एक बच्चा जो है वो खेल रहा है जी एक झूले के ऊपर प्लेग्राउंड में। द हाइट एच ऑफ टी ऑफ द स्विंग सीट अबव द ग्राउंड इन मीटर एट टाइम टी इन सेकेंड्स, यानी कि ग्राउंड की जो हाइट है, यानी कि उसकी झूले की जो हाइट है वो मीटर में है और जो टाइम है वो सेकंड में है। इज मॉडल बाय द फंक्शन, उसका फंक्शन जो है वो हमें दे दिया गया है बना के। व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्विंग सीट, की मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें, हमें पता है कि जो कांस्टेंट टर्म होती है वो होती है ए की, हम पहले पिछले सारे क्वेश्चन में यही काम करते हैं, और जो साइन या कॉस के साथ जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं कि ये बी की वैल्यू है 1.2, ठीक है। सो यहाँ पर हमें क्या कहा गया, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम का फार्मूला हमें पता है, एच ऑफ मैक्सिमम आप कह लें, या आप उसको एच ऑफ मैक्सिमम कह लें, या आप इसको कह लें एम, कैपिटल एम हम मैक्सिमम के लिए शो करवाते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, ए प्लस बी मॉड। सो ए की वैल्यू कितनी है जी, ये हमारे पास 1.5 प्लस बी की वैल्यू 1.2 और इसका मॉड। सो 1.5 प्लस इसका मॉड 1.2 ही आ जाएगा। सो 1 + 1 2, 2.7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगी मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। तो ये इसका आंसर है 2.7, और इसका यूनिट मीटर होगा क्योंकि हम पहले में कहा गया है कि मीटर्स में है, तो फिर मीटर यूनिट लगा देंगे। तो ये पार्ट नंबर ए इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया है। देन ये जी पार्ट नंबर बी, व्हाट इज़ द मिनिमम हाइट रीच बाय द स्विंग सीट, तो उसकी जो मिनिमम हाइट है वो कितनी होगी सीट की, तो वो हमने यहाँ पर फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, यहाँ पर ए एंड बी की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है ना, तो फिर एच मिनिमम सिर्फ हम लिख लेंगे, या आप इसको स्मॉल एम लिखेंगे, तो ये ए माइनस बी मॉड यही होता है ना। सो एम इज़ इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है जी, यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास 1.5 माइनस बी की वैल्यू 1.2, इसका मॉड। सो 1.5 माइनस 1.2, तो ये कितना हो जाएगा जी 0.3। सो 0.3 इसको हम लिख देंगे मिनिमम, मिनिमम हाइट इज इक्वल टू 0.3 मीटर। सो ये है इसका आंसर, एंड इस क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर बी है ये भी कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर सी, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द स्विंग टू कंप्लीट वन फुल बैक एंड फोर्थ मोशन। बैक एंड फोर्थ मोशन का मतलब है पीरियड, कि कितना टाइम लगेगा उसको एक चक्कर पूरा करने में, ये हमने बताना है। हाउ लॉन्ग यानी कि कितना टाइम लगेगा उसको अपना एक चक्कर पूरा करने में। तो यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है ये इक्वेशन है, ठीक है जी। तो मैंने जो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई थी वो क्या थी, माइनस बी साइन होगा या कॉज होगा, ठीक है, जो भी हो, माइनस बी साइन हो या कॉज हो, उसके साथ क्या होता है सी टी प्लस ए प्लस में बाद में लगा लें, यहाँ प्लस का ए पहले लगा लें, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होता है सी टी, पिछले क्वेश्चन में आपको याद होगा यहाँ पर भी हमने इसको जो है वो यूज़ पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो वो सी टी, तो यहाँ से हमें सी की वैल्यू क्या मिलेगी, टी के साथ जो है सी की वैल्यू मिलेगी 3 पाई। यहाँ पर मैं इक्वेशन दोबारा लिखता हूँ जो हमें दी गई है, एच ऑफ टी इज इक्वल टू 1.5 प्लस 1.2 साइन 3 पाई टी।
तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू तो हमारे पास है 1.5, बी की वैल्यू कितनी है 1.2, सी की वैल्यू कितनी है 3 पाई, ये सी की वैल्यू होती है 3 पाई। ठीक है, वैसे तो हमें सिर्फ यहाँ से सी ही चाहिए था, लेकिन चलें इससे आपको सही समझ आ जाएगी। ठीक है, पीरियड का फार्मूला, वी नो दैट, पीरियड का फार्मूला मैंने पहले भी आपको बताया था, अब फिर आपको बताने लगा हूँ 2 पाई ओवर सी, ये आपने याद करना है। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसके ऊपर बात की थी, 2 पाई ओवर सी और एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये दोनों चीज़ें आपने याद करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय सी, इसको कर देते हैं, जो सी है ना इसको हम कर देते हैं डिवाइड, या वैसे ही अगर चलें लिख लें, सी की वैल्यू लिख दें, वैसे ही डिवाइडेड बाय क्या लिखना है, ये सी की वैल्यू लिखें यहाँ पर 3 पाई, छोड़ें डिवाइड को, पाई से पाई कैंसल, तो 2/3 आ जाएगा। 2/3 को जो है वो आप ऐसे ही लिख दें तो भी ठीक है, अदरवाइज जो है वो आप इसको यानी कि डिवाइड में लिख देंगे। 2/3 कितना होता है ये हमारे पास, 2/3, तो ये 0.6667 होता है। तो बस इसको जो है वो आप पीरियड को ऐसे ही लिख दें, इज इक्वल टू 0.667 लिख दें, अदरवाइज ऐसे ही लिख दें। तो ये क्या होगा, सेकंड्स होगा, इसका यूनिट क्या है, सेकंड है, टाइम किस में है, सेकंड में है, तो ये होगा इसका पीरियड 0.667। तो सिंपल सा, बस आपको यहाँ से सी की वैल्यू लेनी है, सिंपल 3 पाई जो है वो आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी। और फार्मूला क्या है जी पीरियड का, 2 पाई ओवर सी, सी की वैल्यू पुट करेंगे तो 2/3 जो है ये आपके पास आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का ये भी कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर डी, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। एट व्हाट टाइम डज द स्विंग सीट फर्स्ट रीच अ हाइट ऑफ 2.12 मीटर, यानी कि कितने टाइम बाद जो है वो पहली दफ़ा इतनी जो हाइट है वो वहाँ तक पहुँचेगी, यानी कि उसके सारे चक्कर नहीं आपने काउंट करने, बस पहली दफ़ा आपने बता देना है कि कितने टाइम बाद जो है वो एक चक्कर में 2.12 तक पहुँच जाता है। सो ये हमारे पास हाइट दिया हुआ है जी, हाइट कितनी है 2.12 मीटर। एंड यहाँ पर चलिए गिवन लिख लें, गिवन है हमारे पास एच ऑफ टी इज इक्वल टू कितना है ये हमारे पास 1.5 प्लस 1.2 साइन 3 पाई टी, 3 पाई टी। ठीक है, तो एच ऑफ टी हाइट हमें दी गई है 2.12, ये टाइम जो है ये हमने फाइंड करना है, 1.5 प्लस 1.2 साइन 3 पाई टी। ठीक है, 1.5 प्लस है इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, 2.12 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 1.2 साइन 3 पाई टी। सो 2.12 में से माइनस करेंगे 1.5, 2.12 माइनस 1.5, तो ये हमारे पास आ गया है जी 0.62, 0.62, ये 1.2 मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू साइन 3 पाई टी। ठीक है, तो 0.62 डिवाइडेड बाय 1.2 करेंगे, 0.62 डिवाइडेड बाय 1.2, तो ये हमारे पास 31/60 आ जाएगा, 31/60 इज इक्वल टू साइन, इधर साइन है इधर आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स 31/60, और ये है जी 3 पाई टी। तो साइन इनवर्स फाइंड करते हैं जी, शिफ्ट साइन प्रेस करेंगे, साइन इनवर्स आ जाएगा 31/60, तो ये 31.1089 है, तो हम इसको जो है वो 31.1089 है, 11 कर देते हैं, चले 31.11 इज इक्वल टू 3 पाई टी, 3 पाई मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगा डिवाइड 3 पाई इज इक्वल टू टी, तो 31.11 डिवाइडेड बाय 3, और पाई जो है वो हमारे पास शिफ्ट के साथ इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये पाई आ जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मेरे पास पाई आ गया है, तो ये आ जाएगा 3 सॉरी आई थिंक ये गलत हो गया, हाँ क्वेश्चन सॉरी ठीक है, असल में ना यहाँ पर देखें ये जो पाई है ना, पाई की वैल्यू हमने 180 पुट करनी है। अगर हम कैलकुलेटर पर वाला पाई यूज़ करते हैं ना यहाँ पर तो ये वैल्यू जो यूज़ करते हैं वो होती है 3.142। ठीक है, ये वाली वैल्यू, तो कैलकुलेटर तो ये वैल्यू देता है, बट हम ट्रिग्नोमेट्रिक के हिसाब से चल रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, तो हम पाई की वैल्यू 180 डिग्री पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट नहीं करेंगे। सो पाई की वैल्यू यहाँ पर हम पहले पुट कर लेते हैं, टी इज इक्वल टू 31.11 ओवर
3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 31.11 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ठीक है, सो ये अब हमारे पास आ जाएगा 0.05। ठीक है, तो इसको बस अप्रोक्सीमेट जो है वो यहीं तक लिखेंगे। टी इज़ इक्वल टू 0.05, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ये साइन लगा देंगे, अप्रोक्सीमेट का ये साइन होता है। ठीक है, सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जी 0.05 और यूनिट इसका क्या है जी सेकंड, क्योंकि हम टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम के लिए यूनिट जो है वो फिर सेकंड यूज़ होगा। तो ये है जी इसका आंसर पार्ट नंबर डी का। एंड ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है जी ये भी कंप्लीट हो गया। इसके ये 4 पार्ट थे, ए बी सी डी, ये सारे हमने सॉल्व कर लिए हैं एंड क्वेश्चन नंबर 6 फाइनली कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें कहा गया है कार्निवाल राइड कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल व्हील विद अ डायमीटर ऑफ 40 फीट। उसका डायमीटर दिया गया है जी 40 फीट। उसी तरह से जो है वो एक जो है वो राइड है, मतलब कि कोई झूला है, जैसे पहले हमने बात की व्हील वाला। द सेंटर ऑफ व्हील इज़ 28 फीट अबव द ग्राउंड। तो उसका जो सेंटर है वो ग्राउंड से 28 फीट जो है वो ऊंचा है। ठीक है जी, द व्हील रोटेट्स एट अ कांस्टेंट स्पीड एंड टेक्स 120 सेकेंड टू मेक वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है जी, चक्कर जो है उसका एक चक्कर, एक साइकिल जो है कितनी देर में मुकम्मल कर रहा है, 120 सेकंड में, यानी 2 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहा है। मॉडल एन इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द हाइट एच ऑफ टी ऑफ अ राइडर ऑन द व्हील एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो वो इक्वेशन जो है वो हमने डिस्क्राइब करनी है और उसके बाद जो है वो फिर आगे देखेंगे क्या चीज़ें हमें कहता है फाइंड करने के लिए। अभी इक्वेशन का कहा गया है तो सबसे पहले जो है वो हम फिर इसकी इक्वेशन जो है वही डिस्क्राइब कर लेते। तो इक्वेशन क्या थी, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी मैंने आपको बताई थी कि ये आपने याद करनी है। वो थी हमारे पास एच ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस बी कॉज ऑफ सी टी प्लस ए आप पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं, उसको कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ये इक्वेशन है। अब इसमें जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है उसमें सबसे पहले तो आ जाएगा हमारे पास सी। तो उसके लिए फिर पीरियड, ठीक है, पीरियड जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है जी, यहाँ पर 120 सेकंड हमें दिया गया है जी, पीरियड 120 सेकंड। और पीरियड का फार्मूला वो भी मैंने आपको बताया था, वी नो दैट पीरियड जो है वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई ओवर सी। ठीक है, तो पीरियड की जगह ये पुट करेंगे 2 पाई ओवर सी इज इक्वल टू 120। तो 120 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 पाई ओवर 120 इज इक्वल टू सी। तो सी इज इक्वल टू पाई ओवर 60 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास सी की वैल्यू। उसके बाद जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है हमारे पास बी। तो बी किसको कहते हैं, रेडियस को। यानी कि रेडियस जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, डायामीटर ओवर 2। ठीक है, तो इसी तरह से जो फिर बी है, रेडियस जो होता है वो हमारे पास, रेडियस हम बी को ही, रेडियस को ही हम बी कहते हैं। तो डायामीटर इसका हमारे पास दिया गया है 40 फीट, क्वेश्चन में कहा गया 40 फीट डायमीटर। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 20। उसके बाद एक चीज़ रह गई, वो है हमारे पास ए बेसिकली क्या होता है, ए हमारे पास होता है मैंने आपको कहा था कि जो भी हमारे पास मतलब कि व्हील है उसका जो सेंटर होगा, जो भी सर्कल है उसका जो सेंटर होगा, उस सेंटर का ज़मीन से ग्राउंड से डिस्टेंस। तो उसमें हमने क्या किया था कि हमने उसका जो है वो मिनिमम पॉइंट से ज़मीन तक का जो डिस्टेंस हमें दिया गया था वो और रेडियस हमने सम किया था। लेकिन इसमें क्या है कि हमें ऑलरेडी दिया गया है द सेंटर ऑफ व्हील इज़ 28 फीट अबव द ग्राउंड, यानी कि वो ग्राउंड से कितना ऊपर है, 28 फीट ऊपर है, ऑलरेडी हमें दे दिया गया है। तो इसमें कुछ भी हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ए इज़ इक्वल टू 28। अब इसमें 20 जो है वो क्या है, बेसिकली यहाँ पर 20 फीट इसका रेडियस है और 8 फीट जो है वो मतलब कि जो भी व्हील है वो ग्राउंड से ऑलरेडी ऊपर है, 8 फीट ऊपर करके लगाया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई, वैल्यूज इसमें पुट करें। एच ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 20, कॉज ऑफ सी टी है, सी की वैल्यू पाई/60 टी, और प्लस में ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 28। ठीक है, सो ये है हमारे पास इसका आंसर। ये वो इक्वेशन है जो हमें फाइंड करने की का कहा गया था। उसके बाद आ जाए जी नेक्स्ट, क्या कहता है, हाउ हाई इज़ द राइडर फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर 90 सेकेंड। 90 सेकेंड बाद वो कितना जो है वो ऊपर हो जाएगा। सो पुट टाइम इज इक्वल टू 90 सेकेंड, 90 सेकेंड जो है वो पुट कर दें। सो एच ऑफ 90 इज इक्वल टू -20 कॉज ऑफ पाई/60 डॉट 90 प्लस 28।
सो इज इक्वल टू -20 कॉज पाई को कन्वर्ट कर देंगे डिग्री में, तो ये 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो 180 मल्टीप्लाई 90 डिवाइडेड बाय 60, 180 मल्टीप्लाई 90 डिवाइडेड बाय 60, सभी को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 270। ठीक है, 270 और प्लस में आ जाएगा 28। ठीक है, सो 270 कॉस 270 कितना होता है, कॉस 270 तो ये होता है सिफर, कॉस 270 सिफर आ गया। तो ये फिर हमारे पास हो जाएगा जी, यहाँ पर ये तो पूरी जीरो होगी ना, -20 मल्टीप्लाई सिफर करेंगे तो ये तो सिफर ही हो जाएगा ना, तो सिफर प्लस 28 कर लें चलें। सो हाइट ऑफ 90 यानी कि हाइट है आफ्टर 90 सेकेंड कितनी होगी, 28, और यूनिट है इसका फीट। तो ये है इसका आंसर। तो ये दूसरी चीज़ भी हमारे पास सॉल्व होगी। एक तो हमें कहा गया था यहाँ पर रेवोल्यूशन मॉडल एंड इक्वेशन, एक तो हमें कहा गया था कि इक्वेशन जो है वो बनाए, ठीक है, वो हमने बना ली। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें कही गई, हाउ हाई इज़ द राइट फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर 90 सेकेंड, 90 सेकेंड के बाद वो कितनी ऊंची होगी वो बतानी थी, वो बता दी। एट व्हाट टाइम्स विल द राइडर बी 36 फीट अबव द ग्राउंड, यानी कि कितने टाइम बाद जो है वो 36 फीट जो है वो ग्राउंड से ऊंचा चला जाएगा। तो उसके लिए जो है वो फिर हमारे पास एच ऑफ टी जो है वो कितना है जी, 36 फीट। ये हमें दिया गया है कि ये कितनी देर बाद होगा, वो टाइम हमने निकालना है। तो ये फिर हमारे पास आ जाएगा 36 इज इक्वल टू -20 कॉज ऑफ पाई बाय 60 टी प्लस 28। सो यहाँ पर एच ऑफ टी की जगह जो है ये हमने 36 लगा दिया। ये वाली इक्वेशन राइट हैंड साइड एज इट इज़, एच ऑफ टी की जगह 36 आ गया। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, 28 प्लस है इधर आएगा माइनस, या ऐसा करें ये चलें ठीक है, 28 को इधर ले आए अभी फ़िलहाल, देखते हैं जी क्या आता है इसका आंसर। -20 कॉज पाई बाय 60 टी, तो 36 माइनस 28 करेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 8 एंड डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू माइनस कॉज पाई बाय 60 टी। या बल्कि आप ऐसा करें, ये माइनस ना माइनस इधर ही आप लगा दें, यहाँ से ख़त्म करते हैं, यहीं पर लगा दें माइनस, ये भी माइनस जो है ना ये इधर आ जाएगा। ठीक है, 8/-8/20 और कॉस पाई बाय 60 टी। यहाँ पर जो है कॉस इधर आके कॉस इन्वर्स हो जाएगा इनटू ये -8/20, तो -8/20 यानी कि -4/5 हो जाएगा, -4/5 इज इक्वल टू पाई बाय 60 टी। अब हमें पता है कि कॉस में माइनस बाहर नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद फिर भी हम जो है वो इसी तरह से वैल्यू जो है वो कैलकुलेटर में पुट करेंगे, कॉस इनवर्स -4/5। ठीक है, सो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 143.130। तो इसको हम लिख लेते हैं जी 143.13 इज इक्वल टू पाई बाय 60 टी। ये सॉरी यहाँ पर ना मैंने इसको 4 पे डिवाइड किया है ना, तो ये सॉरी यहाँ पर 2 आना था, ये 2 आएगा यहाँ पर, क्योंकि 4 को 8 पे डिवाइड करेंगे 2 एंड नीचे 5 आ जाएगा। सो इसकी वैल्यू जो है वो फिर थोड़ी सी यहाँ पर चेंज हो जाएगी आई थिंक। ये यहाँ पर 4 की जगह हमने रखना था 2। हाँ अब ठीक है, इसका आंसर देखेंगे 113.57। तो फिर ये हो जाएगा 113.57। ये 60 डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, इसको दोबारा लिख लेते हैं 113.57। ठीक है, अब ये ठीक है, 60 डिवाइड है, इधर आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई 113.57 और ये मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाय पाई। पाई की वैल्यू 180 डिग्री, जैसे मैंने आपको कहा है कि आप 180 डिग्री ही यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.142 नहीं पुट करनी, इज इक्वल टू टी। सो ये अब हमारे पास 113.57 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, तो ये हमारे पास ये लें जी 37.856667। ठीक है, तो हम 37.86 कर लेते हैं इसको। सो टी इज इक्वल टू 37.86, तो ये जो है ये होगा इसका आंसर। वैसे तो ये इसका आंसर ठीक है, लेकिन इसके अलावा आप एक और आंसर भी बना सकते हैं, क्योंकि ये देखें असल में ना ये है ना, अगर मतलब एक व्हील है जिसके ऊपर यानी कि ये चक्कर लगा रहा है, झूला है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि 37.86
सेकंड के बाद, ये इसका यूनिट होगा सेकंड, ठीक है। इतने सेकंड के बाद जो है ये चला गया है, कितने फीट हमें कहा गया था यहाँ पर 36 फीट, ठीक है। तो यानी कि 37 सेकंड बाद ये 36 फीट फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर चला गया है। सो इसके अलावा जो है ना, ये फिर घूम के जब यहाँ पर आएगा तब भी तो ये 36 फीट ही होगा ना। इस चीज़ को समझें, देखें ये है तो झूला ही। पहले उसने 37 सेकंड जब उसने चलता रहा, 37 सेकंड चलता रहा तो वो 36 फीट तक चला गया। ये हाई है 36 फीट, ठीक है, यहाँ तक आ गया 36 फीट तक। लेकिन फिर जब वो चलता गया चलता गया चलता गया, जब वो यहाँ तक पहुँचा तब भी तो वो 36 फीट पर ही है ना। तो यहाँ पर पहुँचने में उसको कितना टाइम लगेगा, वो टाइम भी हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि टोटल टाइम जो है वो हमारे पास, इसको कहा जाता है टाइम विद इन द पीरियड। तो इसको आप कहेंगे टाइम विद इन दी पीरियड। नहीं भी निकालेंगे तब भी कोई इशू नहीं है ये, क्योंकि बुक में 2 आंसर दिए हुए हैं तो फिर स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, सर वहाँ पर एक और आंसर है, यहाँ पर आपने नहीं लिया। तो वो फिर मैंने वहाँ से देख लिया, चलो मैंने कहा कि आपको बता दूँ विद इन दी पीरियड, यानी कि टाइम हमारे पास टोटल कितना है, कितने टाइम बाद वो चक्कर लगाता है 120 सेकंड के बाद, ठीक है। उसमें से माइनस करते हैं 37.86, 120 माइनस 37.86, तो ये आ जाएगा 82.14, 82.14 सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर वो 37 सेकंड के बाद 36 यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ से चलता गया, उसने 37 सेकंड उसने डिस्टेंस चलता रहा, यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन वो रुका नहीं, वो चलता गया चलता गया चलता गया, जब वो यहाँ तक पहुँचा ना उस वक्त उसको 82 सेकंड हो गए। तो 82 सेकंड बाद भी वो 36 की फीट पर ही था, 36 फीट ऊंचाई पर ही था। सो अगर वो यहाँ पर 37 सेकंड डिस्टेंस करेगा तब भी उसकी ऊंचाई 36 फीट होगी। अगर वो 82.14 या 13, मतलब कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो जब अगर वो इतना डिस्टेंस इतना टाइम अगर वो चलता रहेगा तब भी उसकी जो ऊंचाई होगी वो 36 फीट होगी। तो ये दोनों ही इसके लिए सही हैं। तो ये आंसर भी आ सकता है, ये आंसर भी आ सकता है, बुक में दोनों ही दिए हुए हैं, तो इसका कोई इशू नहीं है। अगर आप एक भी कोई निकाल लेंगे तो बस वहाँ तक आपका सोल्यूशन हो जाएगा, आपको आगे जो है उसको हल करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये कंप्लीट हो गया। बस यहाँ पर यही कहा गया था कि ये हमने बताना है कि एट व्हाट टाइम्स विल द राइडर बी 36 फीट अबव द ग्राउंड। तो 2 टाइम हो सकते हैं, या तो वो 37 सेकंड के बाद भी 36 फीट पर होगा और 82 सेकंड के बाद भी वो 36 फीट अबव होगा ग्राउंड से। सो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, सपोज द टेम्परेचर टी इन डिग्रीज फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट की बात हो रही है, सेल्सियस की नहीं हो रही। ऑफ लाहौर सिटी, लाहौर सिटी की बात हो रही है। इन अ मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर के मंथ के टेम्परेचर की बात की जाएगी। थ्रू आउट द डे कैन बी मॉडल्ड बाय द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के जरिए जो है वो निकाला जाता है। वेयर टी इज़ द टाइम इन आवर्स, टी जो है वो टाइम है। द टेम्परेचर ऑसिलेट्स 8 डिग्री बिलो एंड अबव एंड बिलो एंड एवरेज टेम्परेचर ऑफ 64 डिग्री। यानी वो कह रहे हैं कि 64 डिग्री जो है वो एवरेज टेम्परेचर है, 8 डिग्री जो है वो ज़्यादा हो रहा है या 8 डिग्री कम हो रहा है। अब मतलब कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि 56 डिग्री तक आ रहा है, ज़्यादा हो रहा है मतलब 72 डिग्री। तो यानी कि मिनिमम वैल्यू 56 डिग्री है और मैक्सिमम 72 डिग्री है। 64 एवरेज है, 8 डिग्री उससे कम हो सकता है या 8 डिग्री ज़्यादा हो सकता है, इसी के बीच रहेगा। तो यहाँ पर करना क्या है जी, पार्ट नंबर ए है फाइंड द टेम्परेचर एट टी इज इक्वल टू 9 आवर्स। यानी कि 9 घंटे बाद, 9 आवर्स के बाद जो है वो क्या उसका टेम्परेचर होगा, मीन्स के 9 AM पर क्या टेम्परेचर होगा। तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे टी इज इक्वल टू 64 प्लस 8 साइन पाई बाय 12 इंटू टी माइनस 8। ये है जी हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। टी इज इक्वल टू 9 यहाँ पर पुट करेंगे, पुट टी इज इक्वल टू 9। सो टेम्परेचर, ये टी कैपिटल है इसमें नहीं, 64 प्लस 8 साइन पाई बाय 12 इंटू 9 माइनस 8, ठीक है। सो टी इज इक्वल टू 64 प्लस 8 साइन 9 माइनस 8 1, तो ये हो जाएगा पाई बाय 12, पाई बाय 12 यानी कि 180 ओवर 12, पाई की वैल्यू 180 डिग्री। सो 180 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 15, ठीक है जी, साइन 15। टेम्परेचर इज इक्वल टू 64 प्लस 8 साइन 15 डिग्री। सो साइन 15 कितना होता है, ये आएगा जी 0.2588, इस तरह से है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई 8 भी कर देते हैं यहीं पर।
तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.070 है तो 2.07 तक इसको लिख लेंगे। टेम्परेचर इज इक्वल टू 64 प्लस 2.07, तो 64 में प्लस करते हैं 2.07 तो टेम्परेचर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 66.07। तो बस इतना सा फ़र्क पड़ा है जी। 64 जो है वो एवरेज है और एवरेज से जो है वो सिर्फ प्लस 2.07 हुआ है। और यूनिट क्या है जी? डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आ गया जी इसका आंसर जो हमें फाइंड करने का कहा गया था। उसके बाद सॉरी, बस ये आंसर हो गया। पार्ट नंबर बी को देखते हैं। संजय जी, पार्ट नंबर बी, एट व्हाट टाइम द टेम्परेचर विल बी मैक्सिमम, यानी कि ये नहीं बताना कि भी मैक्सिमम कितना होगा, ये बताना है कितने टाइम बाद मैक्सिमम होगा। ये चीज़ हमसे पूछी गई है। तो वैसे तो हमें जो है वो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम टेम्परेचर होगा कितना, तभी तो हम ये बता पाएंगे कि कितने टाइम बाद जो है वो होगा। सो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा? वैसे अगर हम देखें तो एवरेज कितना है जी? 64। उसने कहा है जी 8 डिग्री कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। तो 8 डिग्री जब ज़्यादा होगा तो कितना हो जाएगा? 72 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मैक्सिमम 72 होगा, वैसे ही देख कर पता चल रहा है। लेकिन हम फार्मूला लगाएंगे और उसी से सॉल्व करेंगे। टी इज इक्वल टू 64 प्लस 8 साइन पाई बाय 12 इंटू पाई बाय 12 इंटू टी माइनस 8। ठीक है, यहाँ से ए 64, बी इज इक्वल टू 8। मैक्सिमम के लिए जो है वो हम यहाँ पर एम यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू ए प्लस बी मॉड। सो एम इज इक्वल टू ए प्लस ए की वैल्यू सॉरी यहाँ पर पुट करनी 64 प्लस बी की वैल्यू 8 और इसका मॉड। सो एम इज इक्वल टू 64 प्लस 8, तो 64 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 72 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एम। बट ये हमारा आंसर नहीं है। आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमें फाइंड करने का नहीं कहा गया, हमें क्या कहा गया? कितने टाइम बाद। सो अगेन ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। हमें ये पता चल गया कि मैक्सिमम 72 डिग्री फ़ारेनहाइट है, बट वो कितने टाइम बाद होगा उसके लिए दोबारा से इक्वेशन लिखेंगे। टी इज इक्वल टू 64 प्लस 8 साइन पाई बाय 12 इंटू टी माइनस 8। सो टेम्परेचर जो है वो हाई कितना है? 72 मैक्सिमम टेम्परेचर। सो पुट हाई टेम्परेचर 72 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर 72 पुट करेंगे इज इक्वल टू 64 प्लस 8 साइन पाई बाय 12 इंटू टी माइनस 8। 64 प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 साइन पाई बाय 12 इंटू टी माइनस 8। तो 72 माइनस 64 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 72 माइनस 64, तो ये होता है हमारे पास 8 इज इक्वल, ये 8 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, साइन पाई बाय 12 इंटू टी माइनस 8 1 साइन है, इधर आके साइन इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू पाई बाय 12 इंटू टी माइनस 8। साइन इनवर्स 1 कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री या आप उसको पाई बाय 2 भी कह सकते हैं। 90 डिग्री लिख लें या पाई बाय 2 लिख लें, चलें पाई बाय 2 कर लेंगे। पाई बाय 2 करेंगे तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज फिर इसको 90 डिग्री लिखेंगे, इस पाई को फिर 180 डिग्री भी पुट करेंगे। तो मैंने इसको पाई बाय 2 कर दिया, मल्टीप्लाई 12 ओवर पाई, 12 डिवाइड थे इधर आके मल्टीप्लाई, पाई मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड, इज इक्वल टू टी माइनस 8। पाई पाई से कैंसिल, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे 6 इज इक्वल टू टी माइनस 8। तो यहाँ पर जो है वो कैंसिल हो गया, अदरवाइज फिर आप यहाँ पर 90 डिग्री लिख लेंगे और ये जो है ये 180 डिग्री पुट करेंगे। सो 90 मल्टीप्लाई 12 ओवर 180, सो बात वही आ जाएगी 12 बाय 2, तो 6 आ गया। अब ये माइनस 8 है, इधर आएगा तो ये प्लस 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू टी। सो टी इज इक्वल टू 6 प्लस 8, ये कितना हो जाएगा? 14। सो 14 सेकेंड के बाद जो है वो मैक्सिमम सॉरी सेकेंड नहीं, यहाँ पर जो है ये आवर्स को शो करता है, टाइम जो है वो आवर्स को शो करता है। तो 14 आवर्स, आफ्टर 14 आवर्स, या आप इसको जो है वो लिख सकते हैं 2 PM। 14 आवर्स का मतलब 12 के बाद 13 14 यानी कि 2 PM की बात कर रहे हैं। 12 तक आ गया, उसके बाद जो है वो 12 के बाद 13 मतलब के 1 PM, 14 मतलब 2 PM। तो 2 PM कह लें या आप इसको 14 आवर्स कह लें कि 14 आवर्स बाद या 2 PM पर जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो होगा। सो ये हमारे पास है इसका आंसर जो हमने यहाँ पर फाइंड करना था।
नंदिया जी पार्ट नंबर सी, कैलकुलेट द मैक्सिमम टेम्परेचर। अब क्या है कि यहाँ पर हमने मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो कैलकुलेट करना है। सो वो हम पिछले क्वेश्चन में भी पार्ट बी में भी हम स्टार्ट में कर चुके हैं। टी इज इक्वल टू 64 + 8 साइन π/12 इंटू टी माइनस 8। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 64 एंड बी की वैल्यू कितनी है 8। सो मैक्सिमम के लिए जो है वो हम कैपिटल एम यूज़ करते हैं, ए प्लस बी मॉड। सो ए की वैल्यू 64 + 8 मॉड। सो 64 + 8 इज इक्वल टू 72 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, मैक्सिमम टी मीन्स मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है जी 72 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना मैक्सिमम होगा। और कितनी देर बाद होगा जी, वो 2 PM पर होगा, और ये भी हमने बता दिया। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये कंप्लीट हो गया है। इसके तीन ही पार्ट थे, ए बी सी। इसमें नहीं ये आपने फाइंड करना है, बस ये यहीं तक है। वो मैं वैसे बता रहा हूँ कि पहले हमने ये भी वैसे फाइंड कर दी, लेकिन ये जहाँ तक करना था वो मैंने कर दी। इसके अलावा आपने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना और कुछ भी इसमें से कम नहीं करना। सो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये कंप्लीट हो गया है। नंदिया जी क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। सपोज द फॉलोइंग, सपोज द पॉपुलेशन ऑफ अ कोस्टल सिटी फॉलोज अ सिनुसोइडल पैटर्न ड्यू टू सीजनल माइग्रेशन। ठीक है जी, कोई सिटी की पॉपुलेशन दी गई है, बस यहाँ पर इतना सा आप समझ लें, बाकी ज़्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी ओवर द कोर्स ऑफ अ ईयर कैन बी मॉडल्ड बाय द इक्वेशन। इसकी इक्वेशन दे दी गई है, तो बस वो आपके किसी काम का ही नहीं है, बस वो पॉपुलेशन है जी किसी सिटी की जो जिस हिसाब से बढ़ रही है उसकी पॉपुलेशन दे दी गई है। पी ऑफ टी इज़ द पॉपुलेशन। पी ऑफ टी जो है ये पॉपुलेशन को शो करवा रहा है एट अ टाइम टी। टी जो है वो टाइम को शो करवा रहा है, और वो टाइम कैसे है, टी इज़ द टाइम इन मंथ्स, मंथ्स के हिसाब से टाइम है। विद टी इज इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग टू जनवरी 1, यानी कि टी इज इक्वल टू 0 है तो जनवरी 1 है, टी 1 होगा तो फिर क्या होगा फरवरी, फिर इस तरह से मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड अप टू सो ऑन, वेयर टी डिनोट्स द मंथ्स इन अ ईयर। टी जो है वो मंथ्स को शो करवाता है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी एट टी इज इक्वल टू 7 मंथ्स, यानी कि 7 मंथ्स की जो है वो हमने पॉपुलेशन फाइंड करनी है। सो पी ऑफ टी जो है ये हमारे पास गिवन है 70,000 + 10,000 cos ऑफ π/6 t माइनस π/2। ठीक है, सो पुट t is equal to 7. So P of 7 is equal to 70,000 plus 10,000 cos of π/6t। t कितना है 7 माइनस π/2। तो 7 π/6 माइनस π/2 यानी कि 7/6 माइनस 1/2, ये हम कैलकुलेटर से फाइंड कर लेंगे। 7/6 माइनस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है जी, ये 2/3 आ गया। सो P ऑफ 7 इज इक्वल टू 70,000 प्लस 10,000 कॉज पाई है ना, तो फिर 2π/3, 2/3 का मतलब है 2π/3। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, 2 × 180 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा 120। सो कॉस 120 डिग्री। P ऑफ 7 इज इक्वल टू 70,000 प्लस 10,000 कॉस ऑफ 120 डिग्री। सो कॉस 120 डिग्री कितना होता है, कॉस 120 ये होगा -1/2। सो P ऑफ 7 इज इक्वल टू 70,000 प्लस 10,000 इंटू -1/2, यानी कि इसको हाफ करना है। ठीक है, -1/2। P ऑफ 7 इज इक्वल टू 70,000 प्लस माइनस 10,000 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5,000। तो 70,000 में से 5,000 जो है वो माइनस कर दें तो ये 65,000 आ जाएगा। तो 65,000 पॉपुलेशन है जी, कब पॉपुलेशन है 7 मंथ्स में, यानी कि 7 मंथ्स बाद जो पॉपुलेशन होगी वो कितनी होगी 65,000। सो ये जो है इसका पार्ट नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया है। नंदिया जी पार्ट नंबर बी लास्ट पार्ट है जी इसका, फाइंड द मैक्सिमम पॉपुलेशन। ठीक है, सो पी ऑफ टी जो है ये हमारे पास गिवन है 70,000 प्लस 10,000 कॉज ऑफ π/6 t माइनस π/2।
तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 70,000, बी की वैल्यू आ जाएगी 10,000। मैक्सिमम के लिए क्या फार्मूला था हमारे पास, कैपिटल एम हम यूज़ करते थे, किसके इक्वल है ये हमारे पास, ए प्लस बी मॉड। तो ए की वैल्यू 70,000 प्लस बी की वैल्यू 10,000 और इसका मॉड, 10,000 का मॉड क्या होगा 10,000 और प्लस में आ जाएगा यहाँ पर 10,000। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन पी ऑफ टी लिख देंगे, चलें पॉपुलेशन। तो ये कितनी होगी 70 प्लस 10 80,000। तो ये है इसका आंसर। एंड पार्ट नंबर बी जो है ये कंप्लीट हुआ, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। और ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 11.3 का। तो इसका मतलब है कि एक्सरसाइज 11.3 भी हमारी कंप्लीट हो गई है और यूनिट नंबर 11 जो ये भी कंप्लीट हो गया। 3 एक्सरसाइज थी और 11.3 जो है वो आज हमने सॉल्व कर लिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम यूनिट नंबर 12 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले यूनिट के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।